इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में देखोगे कि ये ओवर द ईयर्स हुआ और इसमें कई चीजों का योगदान रहा। वॉर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेड यानी दुनिया में होने वाला व्यापार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बीमारियां, जी हां, बीमारियों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि दुनिया को एक कॉमन ग्लोबल इकोनॉमी में बांध दिया। कई देश कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया वहां से मॉडर्निटी की शुरुआत हुई, है ना, आधुनिक समय की शुरुआत हुई। कब? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद। इन कौड़ियों को भी कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे और बहुत लंबे समय तक इन कौड़ियों को करेंसी की तरीके से इस्तेमाल किया, पैसों की तरीके से इस्तेमाल किया गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू इनिशिएटिव ऑफ पीडब्ल्यू इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस योर क्लास 10th एनसीईआरटी, दैट टू लाइन बाय लाइन। तो इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, यानी आपकी एनसीईआरटी की बुक का तीसरा चैप्टर होने वाला है और चैप्टर का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना। बाकी के दो लेक्चर, जो पहले के दो लेक्चर हैं, दो चैप्टर हैं, वो हम पहले ही कर चुके हैं, दो लेक्चर उसके लिए जा चुके हैं, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये लेक्चर्स हमारे वन शॉट लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर में हम पूरी कहानी लेकर के चलेंगे, एनसीईआरटी की बुक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है ना, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है खासकर इस चैप्टर में जहां पर बात हो रही है ग्लोबल वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि कई सारे टर्म्स ऐसे हैं, कई सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं। कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाता है एनसीईआरटी में। सबसे बड़ी समस्या यह है ना, वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ब्रिटेन वुड शुरू हो गया। अब ये क्या है ब्रिटेन वुड, समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो सारी बातें हम लोग डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और ये मेरा तुमसे वादा है कि इस लेक्चर के बाद तुमको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको किसी भी दूसरे तरीके के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेक्चर तुम्हारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हैंडल करने के लिए काफी रहेगा। चीजों को याद करना भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पर हम लोग इस लेक्चर को करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन मेरी तुमसे 3 शर्तें हैं इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले। सबसे पहली शर्त कि भाई लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा, भले हाथ में पानी का ग्लास ले लो, खाना रख लो, पॉज कर करके देखो, लेकिन लेक्चर पूरा देखोगे तभी पूरा बेनिफिट मिलेगा। यह है नंबर 1 शर्त। नंबर 2 शर्त क्या है कि भैया पूरी सीरीज को आपको कवर करना है, तभी हिस्ट्री आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी। और तीसरी शर्त है कि हाथ में एक पेन पेपर ले लो और पेन पेपर रखोगे जब, तो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसमें से इंपॉर्टेंट बात तुम नोट करते हुए चलो और इसके बाद तुमको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं ना, वो इस तरीके से लिखी गई हैं और हमारे पढ़ाई का पैटर्न ऐसा हो चुका है आजकल कि हम लोग बस कोर्सेज लेकर के इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं। अब ऐसी चीजों में समस्या ये आती है कि एनसीईआरटी की बुक में कई सारे डायरेक्टिव्स राइटर ऐसे छोड़ देते हैं, टर्म्स ऐसे छोड़ देते हैं जिनके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। वो कहां से पढ़े, वो कैसे समझ में आएगा? कहीं एक जगह पर सारी चीज मिल जाए, तो वो एक जगह यही है। तुम सही जगह आए हो। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड को समझेंगे। ये शब्द कहां से आ जा रहे हैं यार? ये मॉडर्न का मतलब क्या होता है सर? ये हम बड़ा सुनते हैं, मॉडर्न, प्री मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, इन सब का मतलब क्या होता है? फिर सर हमको ये बताइए कि 19th सेंचुरी की जो कहानी है, 19th सेंचुरी के आसपास कैसे दुनिया इफेक्ट हो रही थी, उस पूरी कहानी को हम समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर हुए, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने कैसे इस पूरे सिस्टम को इफेक्ट किया। और तीसरी कहानी हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया फिर से कैसे सेटल डाउन हुई, दुनिया की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे सेटल डाउन हुई। इस पूरी कहानी को इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अब ये चारों कहानियां ही क्यों हम देखने वाले हैं? क्योंकि देखो दुनिया तुमको आज जैसी दिखाई दे रही है ना, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर तुमको दिखाई दे रहा है, दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसको नौकरी करनी होती है, अमेरिका चला जाता है, यूके चला जाता है। इसके अलावा जो अमेरिका का डॉलर है उसको भारत में एक्सचेंज कर सकते हो, कहीं और से सामान लेना है तो अमेरिका के डॉलर में सामान ले सकते हो, यह पूरी चीजें तुम कर सकते हो। लेकिन क्या दुनिया हमेशा से ऐसे थी? क्या ग्लोबलाइजेशन का यही लेवल हमेशा से था? नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में तुम देखोगे, इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में देखोगे कि यह ओवर द ईयर्स हुआ और इसमें कई चीजों का योगदान रहा। वॉर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेड यानी दुनिया में होने वाला व्यापार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बीमारियां, जी हां, बीमारियों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि दुनिया को एक कॉमन ग्लोबल इकोनॉमी में बांध दिया। तो उन्हीं सारी चीजों की बात करते हुए हम समझेंगे कि दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बनी, है ना, एक ग्लोबल विलेज कैसे बना। आज दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, हवाई जहाज से तुम 3 घंटे में दूसरे देश जा सकते हो, है ना। तो ये पूरी व्यवस्था कैसे बनी, इस चीज को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो जल्दी से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, पहले तो मॉडर्निटी का मतलब समझो।
मॉडर्निटी का यहां पर मतलब क्या है? देखो, मॉडर्निटी हर देश में अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है। मॉडर्निटी को मानने के लिए अलग अलग समय माना जाता है। कई देश कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया वहां से मॉडर्निटी की शुरुआत हुई, है ना, आधुनिक समय की शुरुआत हुई। कब? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद। ठीक, अच्छा, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर आया। जैसे सबसे पहले इंग्लैंड में आया तो इंग्लैंड में मॉडर्निटी सबसे पहले आई, है ना। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मॉडर्निटी हर जगह अलग अलग समय है। अब इस बात को अगर हम समझे तो मोटा मोटा लोगों के बीच में यह मान्यता है कि 1945 तक का समय जो है, 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास तक का समय जो है उसको मॉडर्न टाइम मान लिया जाता है। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर के, इंडस्ट्री के बनने से लेकर के और वर्ल्ड वॉर 2 तक का समय जो है वो दुनिया में मॉडर्न टाइम माना जाता है। और मॉडर्निटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भैया यहां पर हम देखते हैं कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन सबसे आगे है ना। साइंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हुई, बहुत ज्यादा मशीन्स बनी दुनिया में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? दुनिया में मशीन्स बनने लगी और उन मशीन्स के दम पर इंडस्ट्रीज खड़ी हुई, है ना। चाहे हम देखें स्पिनिंग जेनी, चाहे हम देखें जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बना दिया था, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं, पावर लूम बन गया था दुनिया में। ऐसी तमाम चीजें क्या कर रही थी दुनिया में? क्या बना रही थी? एक तरीके से इंडस्ट्रियल लाइफ को बना रही थी, है ना। और ये सब बेस्ड किस पे था? साइंस पर बेस्ड था। दूसरी चीज क्या है? इंडिविजुअलिटी बढ़ रही थी दुनिया में, है ना। व्यक्ति अब अपने बारे में सोचने लगा था। अभी तक जो समाज है वहां पर परिवार और सोसाइटी के बारे में आदमी ज्यादा सोचता था। 4 लोग क्या कहेंगे इसका बड़ा फर्क पड़ता था। लेकिन अब व्यक्ति को 4 लोगों से मतलब होना बंद हो गया। वो सोचता क्या है कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर ने दुनिया में इतनी तबाही मचाई ना, इतनी तबाही मचाई कि लोगों को क्या लगा कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। 4 लोग जो कहेंगे वो कहते रहेंगे, है ना। अपनी इच्छाओं को पूरा करो, ये ज्यादा जरूरी है। और इस वजह से इंडिविजुअलिटी देखते हैं मॉडर्निटी में ज्यादा बढ़ गई। इंडिविजुअलिटी मतलब एक व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, इंडिविजुअल अपने बारे में सोच रहा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद का एक समय आया जिसको पोस्ट मॉडर्निटी बोला गया। क्या बोला गया? पोस्ट मॉडर्निटी, है ना। आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, कई लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये मॉडर्निटी के भी बाद का समय है, यानी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है। बात समझ में आई? अच्छा, तो इसके पहले भी एक समय था, मॉडर्निटी के पहले एक समय था जिसको बोला गया प्री मॉडर्न वर्ल्ड है। क्या है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड है। ठीक, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले की जो दुनिया थी, है ना, औद्योगिक क्रांति के आने से पहले की जो दुनिया थी उसको क्या बोला गया? प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोला गया। ठीक, तो अगर हम इतिहास को मोटा मोटा समझें तो इतिहास को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, एक मिडिवल हिस्ट्री होता है और एक मॉडर्न हिस्ट्री होता है। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लगभग पूरी दुनिया में, अब ये पूरे जो इतिहास का डिवीजन है, ये हिस्ट्री का जो डिवीजन है पूरी दुनिया में अलग अलग चलता है, पर मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग हम कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म तक का जो समय है उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम मिडिवल हिस्ट्री मानते हैं। ठीक है, और यूरोप में जो समय रेनेसां के आने का था, जो समय यूरोप में हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने का था, उसको हम क्या बोलते हैं? उस वहां तक का जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और रेनेसां का समय जो था उसको हम मिडिवल सोसाइटी बोलते हैं। और इस मिडिवल टाइम के बाद, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो समय था उसको हम मॉडर्न टाइम बोलते हैं। रेनेसां और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है सर? आप बोल तो गए पर आपने बताया नहीं। यूरोप के लोग है ना धीरे धीरे अंधविश्वासों से बाहर निकल रहे थे। पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो बहुत अंधविश्वास में डूबी थी, धर्म में डूबी हुई थी, है ना। वहां के लोग कहते हैं कि धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती है, सूरज धरती के चक्कर लगाता है। और कोई आदमी कह दे कि नहीं 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 धरती सूरज के चक्कर लगाती है तो उसको फांसी दे दी जाएगी, है ना। वहां पोप बता रहा है कि भैया रोज, पोप मतलब कि जो क्रिश्चियंस का रिलीजियस हेड है वो कह रहा है कि मैं सुबह उठ करके सूरज को जगा देता हूं और जब मैं सूरज को जगाता हूं तो सुबह हो जाती है। एक दिन भाई पोप सो करके नहीं उठा तो सूरज निकला ही नहीं, तब भी सूरज निकल गया। अब लोगों को क्या लगने लगा कि भाई तू जगा देता था तो अभी सुबह कैसे हो गई, है ना। तो इस तरीके की चीजें यूरोपियन सोसाइटी में थी। लेकिन जब ये भ्रम लोगों के टूटने लगे, जब लोगों को का इन अंधविश्वासों से नाता टूटने लगा, क्यों टूटने लगा? क्योंकि यूरोप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में गए। जब व्यापार करने दूसरे देशों में गए तो भैया उन्होंने देखा कि दुनिया तो गोल है। उनको समझ में आया कि अरे ये कोई पोप सूरज को नहीं जगाता है, पूरी दुनिया में सुबह होती है, पूरी दुनिया में रात होती है ना। तो लोग धीरे धीरे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होने लगा। लोग अंधविश्वास को छोड़ करके साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे और इसी को यूरोप में रेनेसां बोला गया, पुनर्जागरण बोला कि यूरोप के लोग सोए हुए थे, अब ये लोग जाग रहे हैं। और इसी रेनेसां की वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में अब जब लोग ऐसे सोचने लगे ना तो लोगों के मन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, लोग साइंस के हिसाब से सोच रहे हैं। अब जब साइंस के हिसाब से जो सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?
तो भाई नई नई चीजें बना रहे हैं, स्पिनिंग जेनी बना रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास बना रहे हैं, स्टीम इंजन बना रहे हैं, पावर लूप बना रहे हैं, और इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी थी। और यहां तक का समय जो है, जीसस क्राइस्ट से लेकर के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक का जो समय है, इसको मिडिवल टाइम बोला जा रहा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का जो समय है, उसको मॉडर्न टाइम बोला गया, और ये मॉडर्न टाइम वर्ल्ड वॉर 2 तक चलेगा, है ना। और इसी तरीके से इसके बाद का जो समय है, इसको पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड बोला गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया 15th सेंचुरी से लेकर के और वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1945 तक का जो समय है, उस 15th सेंचुरी भले 16th सेंचुरी हम बोले, 1500 के बाद का जो समय है, 16th सेंचुरी से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 तक का जो समय है, इसको हम मॉडर्न दौर बोलेंगे, और इसके बाद का जो समय है उसको हम पोस्ट मॉडर्न दौर बोलेंगे। इतनी बात याद रखना, ठीक। तो अब चैप्टर क्या कह रहा है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में यूरोप कैसा था, है ना, प्री मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी। देखो, जब हम ग्लोबलाइजेशन शब्द बोलते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन शब्द बोलते समय हम जनरली क्या बोलते हैं, हम एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की कल्पना करते हैं, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को, एक ऐसे आर्थिक सिस्टम को हम सोचते हैं, एक ऐसा आर्थिक ढांचा को सोचते हैं जो लगभग 50 साल पुराना है। हमको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन बस लगभग 50 साल पुरानी तो बात है, बस 1947 में इंडिया आजाद हो गया था, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसी के बाद पूरी दुनिया में ट्रेड होने लगा, है ना, पूरी दुनिया आपस में व्यापार करने लगी, ग्लोबलाइजेशन आया, है ना, फिर इंटरनेट बहुत बाद में आया, तो फिर पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया, सारी दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई, हवाई जहाज उड़ने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या 50 साल से पुराने का जो इतिहास है, वहां पर दुनिया आपस में कनेक्टेड नहीं थी? नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड थी, है ना। तो अगर हम देखें कि ग्लोबल वर्ल्ड के बनने का जो समय है, ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि दुनिया की दूरी सिमट गई है, जो पूरी दुनिया है, पूरा ग्लोब है, वो आसपास आ गया है। आसपास कैसे आ गया है? दूरियां घट गई हैं, चाहे हम डिस्टेंस की बात करें, चाहे हम बात करें करेंसी के रिगार्डिंग बात करें, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया का रुपया तुम कहीं और देश में नहीं चला सकते। तुम्हें जिस देश जाना है, तुम इंडिया की आरबीआई जाओ, मान लो तुम्हें लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है, वहां पर पाउंड चलता है, तुम इंडिया के सेंट्रल बैंक में जाओ, उनसे अपना रुपया दे करके उनसे पाउंड ले लो, है ना। तुमको यूएस जाना है, उनको अपना रुपया दे करके उनसे यूएस डॉलर ले लो, और वो पैसा वहां चलाओ। तो तुम देख रहे हो कि दुनिया में अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, दुनिया कितनी छोटी हो गई, और बस इसी को ग्लोबल वर्ल्ड बोला गया, ठीक है। इसी को क्या बोला गया? ग्लोबल वर्ल्ड बोला गया, ठीक। तो अब ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, और इस इतिहास में हम कई सारी चीजों को आते हुए देखते हैं। इसमें ट्रेड भी है ना। अगर हम बोलें कि ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, सिर्फ इंटरनेट की वजह से शुरू हुआ, या सिर्फ ट्रेड की वजह से शुरू हुआ, तो ये ठीक बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड भी है, ट्रेड के अलावा हम देखें तो माइग्रेशन भी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। भारत का कोई आदमी जाके यूएस में रहने लगे तो वो माइग्रेट कर गया यूएस, है ना। तो इसमें ट्रेड भी है, इसमें माइग्रेशन भी है। माइग्रेशन क्यों है? लोग काम की तलाश में जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पर, अच्छी लाइफ की तलाश में जा रहे हैं, ठीक। और सिर्फ लोगों का जाना शामिल नहीं है, इसमें कई बार कैपिटल का जाना, है ना। कैपिटल मतलब कि पैसे रुपए का भी एक जगह से दूसरी जगह जाना शामिल है, संपत्ति का भी, वेल्थ का भी एक जगह से दूसरी जगह जाना शामिल है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल वो मनी होता है, कैपिटल को जनरली लोग मनी समझ लेते हैं, जबकि कैपिटल मनी नहीं है। कैपिटल वो मनी है जिससे और मनी बनाया जाता है ना। कैपिटल वो पैसा है जिससे तुम प्रॉफिट बनाते हो। फॉर एग्जांपल, मेरी जेब में 100 रुपए है, 200 रुपए है, इससे आज मैं खाना खाऊंगा, तो वो कैपिटल नहीं है ना। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, और उस 5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की मैं जमीन खरीद लूंगा, ठीक है। फिर 2 लाख रुपए की उसमें एक कपड़े सिलने वाली मशीन डालूंगा, ठीक है, और फिर बाकी के पैसे से कपड़े सिलूंगा। तो ये मैं काम क्यों कर रहा हूं? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं और पैसा कमा सकूं, है ना। तो ये पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। तो यहां पर कैपिटल का मूवमेंट भी शामिल है ना। जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा एक देश से दूसरी जगह जाता है। कैसे जाता है? भारत के अंदर देखो ना, कई चाइनीज इन्वेस्टर्स होंगे। आजकल देखो, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, तो भारत में बैठे बैठे अमेरिका के शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तुमको अगर किसी अमेरिका की कंपनी पैसा ज्यादा कमाना है, तो तुम कल को किसी अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे। तो क्या हो रहा है? कैपिटल जो है वो एक देश से दूसरी जगह भी जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और ग्लोबलाइजेशन में ये सारी चीजें आ रही हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे लोगों का माइग्रेशन हो, चाहे कैपिटल का माइग्रेशन हो, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा आपस में कनेक्ट हो चुकी है ना। हमको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं, ये किस तरीके से निकल करके सामने आया। तो भाई इन्हीं चीजों की वजह से निकल कर सामने आया, ठीक। अच्छा, अब इतिहास में थोड़ा सा जाते हैं। पूरे ऐतिहासिक टाइम में
पूरी ह्यूमंस की अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें तो हम पाते हैं कि दुनिया की जो सोसाइटी है ना वो किसी ना किसी वजह से आपस में लिंक कर रही थी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये आज ही सारी चीजें शुरू हो गई। एंशियंट टाइम में तुम चले जाओ, प्राचीन काल में चले जाओ, तो तुम पाते हो कि चाहे ट्रेवलर्स हो चाहे ट्रेडर्स हो, कई बार प्रीस्ट यानी कि पुजारी तक एक देश से दूसरी जगह देश जाते थे, यात्राएं करते थे। ये लोग यात्राएं क्यों करते थे? कई बार हम देखते हैं कि पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम एग्जाम्पल जैसे देखें तो हम पाते हैं कि भाई एंशियंट टाइम में देखोगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था जो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन में से एक है ना, वो भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी कि जो इराक में सिविलाइजेशन है ना उसके साथ व्यापार करता था, ठीक है। वो लोग आज की बहरीन के साथ, आज के ओमान के साथ व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं और ट्रेवलर्स, लोग घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह। ये घूमने वाले लोग बहुत वजह से घूमते थे। कई बार तो उनको शौक होता था, है ना। कई बार क्या करते थे, वो यात्रा करते थे तीर्थ स्थानों में जाने के लिए। जैसे भारत में एक यात्री आया फाहियान पुराने समय में, वो कौन था? वो चाइना का एक बुद्धिस्ट यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म से जुड़े जो प्लेसेस थे, वर्शिप प्लेसेस थे, उनके दर्शन करने आया था, है ना। गया में जाने आया था, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उस जगह को देखने आया था। तो ट्रैवलर्स कई बार स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी ट्रैवल करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो इनके ट्रैवल करने का मकसद क्या था? कई बार जानकारियां प्राप्त करना, नई कई बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना। जैसे मान लो तुम आज के टाइम में तुमको इंडिया में नौकरी की बहुत संभावनाएं नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम किसी दूसरे देश जाओगे। तुमको अपने शहर में नौकरी की बहुत संभावनाएं नहीं मिलेंगी, तो तुम कहां क्या करोगे? तुम दूसरे देश जाओगे। इसी तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं कि लोग भी कई बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, और हर बार ये ट्रेवल नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं होता था। कई बार राजाओं के अत्याचारों से बचने के लिए भी ट्रेवल करते थे, है ना। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई प्रीस्ट है, कोई धर्म का प्रीस्ट है जिसको एक धर्म का राजा बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है। जैसे हमने देखा कि भाई ईरान में लोग रहते थे, ईरान को जिसको हम लोग क्या बोलते थे पुराने समय में? पर्शिया बोलते थे, है ना, पर्शिया बोलते थे। पर्शिया में एक कम्युनिटी रहती थी जिसको हम जोरास्ट्रियन बोलते थे, जोरास्ट्रियन बोलते थे, ठीक। ये कम्युनिटी, ये धर्म के लोग फ्रांस में रहते थे। फिर फ्रांस में हम बाद में देखते हैं कुछ समय बाद इस्लामिक अटैक हुए, इस्लामिक इन्वेजन हुए, तो ये जितने भी जोरास्ट्रियंस थे ना, इनको परसिक्यूट किया जाने लगा, इन पर अत्याचार किया जाने लगा, इनको मारा जाने लगा। इनसे कहा गया कि भाई तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम अपना धर्म छोड़ दो। तो ये लोग भाग भाग के कहां पर आए? जोरास्ट्रियन इंडिया में आए, है ना। तो कई बार ये ट्रेवल परसिक्यूशन से बचने के लिए भी होती थी, हमेशा इसलिए नहीं होती थी कि अपॉर्चुनिटी मिले, नॉलेज मिले। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है इस तरीके से शेप करना बहुत पुराने समय से शुरू कर चुका था। आज जो हम देख रहे हैं वो तो उसका रिजल्ट है, वो तो उसका परिणाम है, ठीक। और जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ पैसा ले जाते थे कई बार, ठीक है। पैसे के साथ साथ कई बार वैल्यू सिस्टम ले जाते थे। वैल्यू सिस्टम समझते हो ना? संस्कार ले जाते थे, प्रथाएं, कस्टम्स ले जाते थे, रीति रिवाज ले जाते थे। जैसे वैल्यू सिस्टम का मैं एक एग्जांपल देता हूं। भारत में बड़ों का सम्मान करने के लिए उनके पैर छुए जाते हैं, भारत का वैल्यू सिस्टम है। अब कोई भारतीय लंदन चला जाएगा तो लंदन में भी कोई बड़ा आदमी दिखेगा तो उसके पैर छू लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब लंदन में भी ये बात चलने लगी है। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि पैर छूने की परंपरा जो लंदन में आई है ना, ये कहां से आई है? ये इंडिया से आई है। बात समझ में आ रही है? यानी दुनिया क्या बन रही है? ग्लोबल बन रही है। दुनिया क्या बन रही है? ग्लोबल बन रही है। कई बार लोग अपनी स्किल्स, अपनी कलाएं लेकर के जाते थे एक देश से दूसरे देश। जैसे कि आज हमारे देश में क्या है, हम सब लोग कागज पर लिखते हैं, या फिर हम बात करें कि हम सब लोग किस पर हम कॉटन से बने कपड़े पहनते हैं। कॉटन यानी कि सॉरी सिल्क से बने हुए कपड़े पहनते हैं, रेशम जिसको बोलते हो, कागज पर लिखते हैं। ये कागज और रेशम तो सबसे पहले तुम्हारा चीन में बना था। तो आज ये पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? यही ट्रेवलर्स, यही जो राइटर्स थे, यही जो प्रीस्ट थे, ये अपने साथ इन चीजों को लेकर के जाते थे और ये चीजें पूरी दुनिया में पहुंचना शुरू हो गई। इसके अलावा सिर्फ यही बातें नहीं, कई बार आइडियाज, कई बार इन्वेंशंस हम देखते हैं, है ना। जैसे कि हम मान ले कि बोट है, बोट सबसे पहले दुनिया में किसी देश ने बनाई होगी, ये पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गई, है ना। तो इन्वेंशन भी लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, कई बार लोग बीमारियां लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे 14वीं शताब्दी में यूरोप से आने वाली जगहों पर, यूरोप से जो जहाज आते थे, उन जहाज के साथ कई लोग प्लेग जैसी बीमारियां लेकर आते थे, और उन प्लेग जैसी बीमारियों को वो अपने क्षेत्र में फैला देते थे। जैसे कोविड-19 है ना, छूने से फैलता है, उसी तरीके से वो पूरे क्षेत्र में फैला देते थे और क्षेत्र के क्षेत्र तबाह हो जाते थे, जगहों की जगहें उससे खत्म हो जाती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे।
सिर्फ यही सारी चीजें लोग लेकर के ट्रेवल नहीं करते थे, कई बार अपने साथ कई सारी बीमारियां, जर्म्स जिनको कि बैक्टीरिया बोलते हो, विषाणु बोलते हो, वो भी लेकर के ट्रेवल करते थे। ठीक, और ये ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत थी। ये ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत थी। अगर हम लगभग आज से 5000 साल पीछे जाएं तो हम पाते हैं कि 3000 बीसी के आसपास भारत में एक सभ्यता पनपती थी जिसको हम बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति। क्या बोलते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके व्यापारिक रिश्ते हमने देखा वेस्ट एशिया के साथ थे। वेस्ट एशिया में हमने देशों के नाम लिए, आज का ओमान, आज का बहरीन, आज के इराक में मेसोपोटामिया है, उनके साथ में इनके संबंध थे। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो बहुत लंबे समय तक कौड़ियां है ना, कौड़ियां, कौड़ी क्या होती है भाई? तुम देखोगे तो इस तरीके की, इस शेप में तुमने वो देखे ना, समुद्र में जो शंख पाए जाते हैं या सीपी पाई जाती हैं, ठीक है, समुद्र में शंख और सीपी पाई जाती हैं, तुमने वो देखा होगा। तो उसी तरीके से समुद्र में कई बार कौड़ियां पाई जाती हैं जो शेल से बनते हैं, जिस शेल से सीपियां बनती हैं, शंख बनते हैं, है ना। इन कौड़ियों को भी कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे और बहुत लंबे समय तक इन कौड़ियों को करेंसी की तरीके से इस्तेमाल किया, पैसों की तरीके से इस्तेमाल किया गया। जैसे हम लोग आजकल कई बार कह नहीं देते हैं कि हाँ तुम्हारा ये हेडफोन 2 कौड़ी का भी नहीं है, तो 2 कौड़ी का भी नहीं है मतलब 2 कौड़ी भी दिए जाएंगे तब भी हेडफोन नहीं मिलेगा। ये मुहावरे कहां से चल निकले? यहीं से तो चल निकले ना, कौड़ी से कभी तो चीज खरीदी जाती होगी, तभी तो मुहावरा बना, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कौड़ी की शुरुआत करेंसी के तौर पर सबसे पहले कहां हुई होगी? कौड़ी कहां मिलती है? जहां पर सीपियां मिलती हैं, जहां पर शंख मिलते हैं, और ये कहां मिलते हैं? समुद्र के किनारे। तो जाहिर सी बात है कि कौड़ी भी किसी ऐसी जगह पर मिली होगी जो समुद्र के किनारे होगा। और ऐसी जगह कौन थी? मालदीव, है ना। मालदीव नाम की जो कंट्री है, वहां से कौड़ियां सबसे पहले कहां पहुंची? चाइना पहुंची, फिर ईस्ट अफ्रीका पहुंची, और वहां पर इन कौड़ियों का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाने लगा? करेंसी के तौर पर किया जाने लगा, चीजों को खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई इन लंबी लंबी यात्राओं में कई बार लोग अपने साथ बैक्टीरिया या बीमारियां भी लेकर के कैरी करते थे, है ना। 7वीं शताब्दी के आसपास से देखें तो हम पाते हैं ऐसे तमाम ट्रेसेस हम देखते हैं जहां पर लोग अपने साथ कई बीमारियां लेकर के गए, और वहां उन बीमारियों की वजह से जगह की जगह तबाह हुई, गांव के गांव साफ हो गए। जैसे हमने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले 14वीं शताब्दी का प्लेग का देखा था, है ना। तो वहां पर जो शिप आ रहे थे यूरोप से, बाकी दुनिया में व्यापार करने के लिए शिप जाते थे, उन शिप से चूहे निकल निकल के पूरी जगहों पर ये फैलाने लगे, प्लेग फैलाने लगे, है ना। तो 13वीं सेंचुरी के आसपास देखें कि भाई ये जो पूरे लिंक्स बन रहे थे, अब ये समझ रहे हो पूरी दुनिया के बीच में आपस में तरह तरह के लिंक बन रहे हैं, और 13 सेंचुरी आते आते ये लिंक ऐसे बन चुके थे कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता था। आगे की कहानी देखते हैं। अब ऐसे लिंक्स का एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिल्क रूट इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देता है। भाई ये सिल्क रूट क्या है? देखो यहां पर तुमको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, और इस मैप में कुछ रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। ये रास्ते कौन से हैं? प्यार के हैं? ये रास्ते हैं प्यार के? नहीं, ये रास्ते हैं सिल्क रूट के, ये रास्ते हैं नफरत के, है ना, ये रास्ते हैं लड़ाई झगड़ों के। हुआ क्या कि चाइना ने बहुत लंबे समय पहले रेशम की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक, अच्छा, चाइना उस समय यूरोप में जाकर के व्यापार करता था। यूरोप हमको कहां दिखाई दे रहा है? इस हिस्से में देखो यूरोप दिखाई दे रहा है। अब यूरोप के लोग बहुत अमीर थे, है ना, खासकर जो रोमन एम्पायर में लोग रहते थे वो खूब अमीर लोग थे, खूब पैसे वाले लोग थे। अब चाइना क्या करता था? चाइना के जो व्यापारी थे उन्होंने सिल्क की डिस्कवरी कर ली थी। सिल्क कैसे बनता है? रेशम का एक कीड़ा होता है, उसके सलाइवा से, उसके लार्वा से जो धागा बनता है उसी से सिल्क बनाया जाता है, रेशम बनाया जाता है। तो चाइना के लोग इन सिल्क से बने हुए कपड़ों को चाइना के व्यापारी कहां पर लेकर जाते थे? इस यूरोप में लेकर के जाते थे। ठीक, यूरोप में लेकर के जाते थे, और यूरोप से लेकर के आते थे क्या? सोना और चांदी चाइना में। अब यूरोप के लोगों को इन्होंने लंबे समय तक बड़ा बुद्धू बनाया। इन्होंने यूरोप के लोगों से कहा कि भाई ये जो कपड़ा है ना, ये जो रेशम का कपड़ा है ना, ये सीधे देवताओं से हमको मिलता है, ये देवताओं का कपड़ा है, ले लो, इसीलिए बहुत महंगा है। तो यूरोप के लोग इस कपड़े को खरीदने लगे भाई, यूरोप के लोग इस कपड़े को खरीदने लगे, सोना चांदी दे करके भी खरीदा। तुम सोचो नॉर्मल सा कपड़ा सोना चांदी में चाइनीज ने बेच दिया यूरोप को, और ये इतने समझदार बनते हैं, आज दुनिया में सबसे काबिल यही है, लेकिन इनके इतनी बुद्धि नहीं काम करती थी कि देवता कपड़ा देता है। ठीक, तो ये कर करके चाइना बहुत अमीर हो गया। खैर, चाइना यूरोप को ये सिल्क बेचने के लिए, यानी कि ये रेशम बेचने के लिए जिन रास्तों पर ट्रेवल करता था ना, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, उन्हीं रास्तों को क्या बोला जाता है? सिल्क रूट बोला जाता है। जैसे कि इस रास्ते से ट्रेवल करता था, इस रास्ते से होकर के ट्रेवल करता था, है ना, इधर से काफी रास्ते हैं, है ना, तुम देखो यहाँ पर, यहां से होकर के ट्रेवल करता था। ठीक,
ये रास्ते कई बार भारत से भी होकर के गुजर रहे हैं, तुम देख रहे हो, भारत से होकर के भी गुजर रहे हैं। और चूंकि इन रास्तों पर बहुत अमीर अमीर व्यापारी गुजरते थे, है ना, खूब पैसा कमा के सोना चांदी लेकर के इन रास्तों से खूब अमीर व्यापारी गुजरते थे, तो इन रास्तों पर कई बार डाकुओं का खतरा भी होता था कि डाकू हमला करके भाई लूट लेंगे, ये खतरा भी रहेगा एक। तो कई बार कई सारे राजा ऐसे थे जो इन रास्तों को प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है, इन रास्तों से व्यापार करने वाले व्यापारियों से कहते थे कि भाई एक काम करो, हमको टैक्स दो, जितना तुम सामान बेचोगे उसका कुछ हिस्सा हमको ट्रिब्यूट या टैक्स के लिए रूप में दो। तो भाई व्यापारी कहता था क्यों दे भाई आपको, तो कहता था हम तुमको यहाँ पर होने वाले डाकुओं से बचाएंगे, हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा ही भारत में एक राजा हुआ करता था कनिष्क, है ना, कनिष्क नाम का भारत में एक राजा था जो सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करता था, बदले में चाइनीज व्यापारियों से खूब पैसा लिया करता था, है ना। तो अगर हम इस सिल्क रूट को देखें, जो तरह तरह के सिल्क रूट तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी इस ग्लोबल वर्ल्ड के बनने का एक रीजन थे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहां पर जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि मेजरली यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं इन रास्तों के वजह से, दुनिया के लोग आपस में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, किन किन चीजों की वजह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये लोग व्यापार करने की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज तो हमने देखी, तो हमने देखा ये लोग कई बार ट्रेवलर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग प्रीस्ट हैं माने कि पुजारी हैं, पिलग्रिम्स हैं, तीर्थ यात्री हैं, अपने तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं। और जो एक और चीज है वो है परसिक्यूशन की वजह से, अत्याचार की वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। लेकिन जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या सिर्फ लोग जाते हैं, नहीं, उनके साथ में उनकी आचार विचार, आदतें, बोलियां, ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि उस जगह का कल्चर भी दूसरी जगह जाएगा। कल्चर मतलब कि संस्कृति। अब संस्कृति में हर चीज आ जाती है। संस्कृति दो तरीके की होती है, एक जिसको तुम देखते हो, एक जिसको तुम नहीं देख पाते हो, है ना। मटीरियल कल्चर जिसको तुम देख पाते हो और नॉन मटीरियल कल्चर जिसको तुम नहीं देख पाते हो। जैसे कि मटीरियल कल्चर की बात करें तो भाई आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके साथ आपका जो फूड है वो दूसरी जगह पर जाएगा, आपके फूड के अलावा आपका हेयर स्टाइल जाएगा, है ना। ये सारी मटीरियल कल्चर है जिसको आप देख पा रहे हो। आपकी बुक्स, आपका लिटरेचर जाएगा दूसरी जगहों पर, ठीक। और वो लोग जब इस लिटरेचर को, आपके कपड़ों को, आपके खानों को देखेंगे तो इनसे कुछ सीखेंगे, हो सकता है इसे कॉपी भी कर ले, है ना। बात समझ में आ रही है। तो कल्चर भी जा रहा है, नॉन मटेरियल कल्चर जा रहा है, आपकी परंपराएं, आपका व्यवहार, है ना, आप बड़ों के पैर छूते हो तो वो परंपरा जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं भारत में, तुम देखो शादियों में ऐसी कई परंपराएं हैं जो भाई हम देखते हैं कि अरब वर्ल्ड की हैं। क्यों? क्योंकि वहां से मुस्लिम्स आए, मुस्लिम जब भारत में आने लगे, आकर के रहने लगे, तो उनकी शादियों का करने के तरीकों में कुछ रिवाज और भारतीय शादियों के कुछ रिवाज आपस में मिल जाते हैं। हिंदू समाज में जो शादियां होती थी उनके रिवाज आपस में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ व्यापार से व्यापार नहीं होता था, इन युद्धों से सिर्फ युद्ध नहीं होते थे, इन परसिक्यूशन की वजह से जब लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते थे तो सिर्फ लोग नहीं जाते थे, उनके साथ उनका कल्चर भी ट्रेवल करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापार और कल्चर दोनों साथ साथ चलते थे, है ना। शुरू में हम देखें तो भारत में, अब जब हम कह रहे हैं कल्चर जा रहा है तो धर्म भी उसी में आ गया, है ना, धर्म भी जा रहा है। शुरू में भारत में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आए, ठीक है, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज लगभग इसी रूट से इंडिया में ट्रेवल किए। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि लगभग एंशियंट टाइम में, ठीक है, एक सेंट पॉल थे जो भारत में आए, ठीक है, वो भारत में आए और वो इसी रास्ते से भारत में आए। बात समझ में आ रही है। वो क्रिश्चियनिटी को का प्रसार करने के लिए भारत में आए थे। तो वो उनके आने का भी रास्ता यही सिल्क रूट था, यानी कि जिस रास्ते से ट्रेवल हो रहा है ट्रेड के लिए, उसी के रास्ते से कल्चर भी ट्रेवल करके आएगा और इस तरीके से दुनिया ग्लोबल बनती जाएगी। और ये ग्लोबलाइजेशन 50 साल पुरानी नहीं, देखो ये परंपरा कब से शुरू हो गई, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई इसके कुछ समय बाद जो मुस्लिम प्रीचर्स होंगे, मुस्लिम धर्मगुरु जो इस्लाम को का प्रचार प्रसार करने भारत आएंगे, वो भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत पहले एक समय की अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत समय पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर एक धर्म शुरू हुआ, है ना। अगर हम देखें तो भारत के अंदर लगभग 4th सेंचुरी के आसपास एक धर्म शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं बुद्धिज्म, है ना। बुद्धिज्म बाकी दुनिया में कहां से पहुंचा? इन्हीं रास्तों से। इन रास्तों के जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट थे, है ना, यहां से ये धर्म बाकी की दुनिया में पहुंचा, ठीक है। तो बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, जो भारत के ईस्टर्न भाग से, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों से शुरू हुआ, क्योंकि बिहार के गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी, है ना। तो ईस्टर्न इंडिया से हम देखते हैं धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। जहां जहां सिल्क रूट आपस में इंटरसेक्ट करते थे, यहां पर जहां पर सिल्क रूट आपस में इंटरसेक्ट करते थे, यहां पर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से मिल रहा है, एक धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु से मिल रहा है और उससे धर्म, ये बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया में ट्रेवल किया। और आज देखो,
आज इस पूरे क्षेत्र में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, जापान में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है ना। चाइना का एक बड़ी आबादी जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, तिब्बत में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इन जगहों पर बुद्धिज्म फैला कैसे? इन्हीं ट्रेड रूट से, इन्हीं सिल्क रूट से। बात समझ में आ रही है? कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जब हमने बोला कि कल्चर जाता है तो कल्चर का मतलब कपड़े जाते हैं, रहन सहन, परंपराएं, खाना पान, सब कुछ जाता है। और इसी तरीके से हम एक कहानी देखने वाले हैं, किसकी? फूड ट्रेवल की कहानी देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्पेगेटी और पोटैटो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। अब सर ये स्पेगेटी क्या बला है, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको समझाइए भैया सर, स्पेगेटी क्या बला है, हमको समझ नहीं आ रही है। देखो बेटा, तुम सबने पास्ता के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है? किसके बारे में? पास्ता के बारे में जरूर सुना होगा। पास्ता क्या होता है? पास्ता तुमने देखा होगा, तुमने खाया होगा, है ना। उसमें कई बार पास्ता को तुम चाइनीज तरीके से बना के खा लेते हो, यानी कि जैसे फ्राइड राइस बनाते हो उस तरीके से बना के खा लेते हो। कई बार व्हाइट सॉस पास्ता बनाया जाता है ना, जिसमें चीज, मेयोनी, मैदा ये सब डाल करके बनाया जाता है, ठीक। अच्छा, तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि पास्ता जो है वो इटालियन फूड है, ठीक है। पास्ता क्या है? इटालियन फूड है। अच्छा, अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे, तुमसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताओ बेटा नूडल्स क्या है, नूडल्स, नूडल्स कहाँ का खाना है, तो तुम कहोगे कि सर नूडल्स जो है वो चाइना का खाना है ना, वो चाइना की स्टेपल डाइट है, यानी कि चाइना का मुख्य आहार है। लेकिन मैं अगर तुमको बताऊं कि इटली में एक पास्ता बनता है जिसको हम लोग कई बार स्पेगेटी पास्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेगेटी पास्ता बोलते हैं। ये भी नूडल्स से बनाया जाता है, यानी जैसे व्हाइट सॉस पास्ता बनाया जाता है ना, बस कुछ उसी तरीके से बनाया जाता है। बस इसमें पास्ता की जगह किसका इस्तेमाल कर लिया जाता है? नूडल्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई इटली में भी नूडल्स से पास्ता बनाया जा रहा है और चाइना की स्टेपल डाइट तो नूडल्स है ही। अब बताओ नूडल्स कहां से आई है? तो तुम्हारे दिमाग में सब गोल गोल घूमने की, अम्मा ये क्या धमाका हुआ, आज तक तो हम समझते थे कि भाई नूडल्स चाइना से पहुंची है ना। तो यही यहां पर समझाने की बात है, यही यहां पर समझाने की बात है कि देखो यहां पर कहानी क्या लिखी है कि फूड जो है, खाना जो है, वो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे सामने सेट करता है जो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल रिलेशन को दिखाते हैं, है ना। कि अगर हम देख रहे हैं कि एक जगह पर एक खाना मिल रहा है और दूसरी जगह पर लंबी दूरी पर भी वो खाना मिल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो एक्सचेंज हुआ है, कभी तो व्यापार हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आगे की कहानी यहां पर लिखी है कि भाई जब कोई व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ कुछ फसलों की जानकारियां लेकर के जाता है और उन क्रॉप्स को वो दूसरी जगह पर इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर हम बात करें आलू की, बात करें पोटैटो की, बात करें, है ना, आलू की बात करें। आलू आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि भारतीयों का मुख्य आहार हो चुका है, स्टेपल डाइट हो चुकी है। हर सब्जी में आलू, दम आलू टमाटर, आलू प्याज, आलू बैगन, आलू मेथी, आलू परवल, आलू फलाना, आलू ढिमाका, आलू अकेला, आलू दुकेला, सब चीज में तुम आलू बना लेते हो, है ना। हर चीज में आलू का भरता, सब बना करके आलू खा जाते हो, आलू का पराठा, आलू हर जगह चलता है। लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं कि आलू भारत में सिर्फ 500 साल पुरानी सब्जी है, तो तुम शॉक हो जाओगे कि आए आए तो फिर 100 रुपया ले लेंगे हमसे रिक्शा करके वापस चले जाएंगे, और क्या बताएं। तुम कहोगे आए, आलू कितना पुराना है भाई, हमें तो पता ही नहीं कि आलू इतना पुराना है। तो पहले के लोग क्या खाते थे, फिर इंडिया में क्या खाया जा रहा था? आलू नहीं तो जिंदगी नहीं, आलू के बिना जिंदगी कैसी है, आलू के बिना भी क्या जीना हो साथी रे। बात समझ में आ रही है? तो आज तुमको लग रहा है कि आलू के बिना ही क्या जिंदगी रही होगी, है ना। तो इसी तरीके से अगर आज तुम देखो कई लोग तंबाकू खाते हुए हमको दिख जाते हैं, टोबैको। अब टोबैको में अगर मैं तुमसे कहूं कि टोबैको भी भारत की फसल नहीं है, इसको भी भारत में पुर्तगीज लेकर के आए थे, पुर्तगाली लेकर के आए गए थे, तुम फिर से शौक हो जाओगे कि अरे यार आज तो हर आदमी ट्रेन में, बस में ये चल रहा है। भाई एसी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करवा दो एसी का, ठीक है। तुम देख रहे हो कि हर जगह ट्रेन बस में टोबैको चल रहा है। ये क्या बात हुई है? और सर तो बता रहे हैं कि ये तो जुम्मा जुम्मा 500 साल पुरानी बात है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अब देखो कहानी क्या है, कहानी यही यहां पर समझाने की कोशिश कही गई है कि भैया जब फूड ट्रेवल कर रहा है, इवन जो रेडी फूड स्टफ है, रेडी मतलब जो बहुत जल्दी बन जाता है ना, जिसमें हमने एग्जांपल लिया नूडल्स का, स्पेगेटी का एग्जांपल लिया, ठीक है। ये भी इनका ओरिजिन कॉमन ओरिजिन हो सकता है। अगर हम इटली में देख रहे हैं कि भाई नूडल्स है जिसका पास्ता बनाया जा रहा है, और चाइना में नूडल्स को अलग तरीके से बनाया जा रहा है, दोनों में नूडल्स कॉमन है, तो इसका मतलब इस चीज का, नूडल्स का कोई तो कॉमन ओरिजिन है, या तो इटली है या तो चाइना है। अब क्या है, ये इतनी पुरानी बात है कि इसके ट्रेसेस छूट गए, है ना। तो कई बार ऐसा लोग मानते हैं कि भाई नूडल्स जो है वो चाइना से ट्रेवल करके वेस्ट में गई है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी है क्या?
किसी इटालियन से पूछोगे तो कह देगा नहीं 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 नहीं, हम उनकी देखो नूडल्स अलग होती हैं, हमारी नूडल्स देखोगे तो थोड़ा मोटी होती हैं। तो कुछ ज्ञान बताएगा कि हमारी नूडल्स बाकी नूडल्स से अलग है ना। तो भाई लेकिन इतिहासकार क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नूडल्स तो चाइना से ही इटली गई हैं, वहां पहुंच के वो स्पेगेटी बन गई है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ता की अगर बात की जाए, पास्ता भी इटली का आहार माना जा रहा है, इटालियन खाना है। लेकिन क्या हो जो तुमको पता लगे कि पास्ता भी इटालियन नहीं है। पास्ता को इटली कौन लेकर के गया था? अरब मर्चेंट्स लेकर के गए थे, है ना। जो अरब व्यापारी थे वो पास्ता को इटली लेकर के गए थे। इटली में एक जगह है सिसिली, है ना, वहां पर लेकर के गए थे और वहां से फिर ये पूरे इटली में फैल गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कई सारे फूड ऐसे हैं जो इंडिया में और जापान में कॉमन है। अब ये फूड क्या है? जैसे कि तुम सुशी देखते हो ना, सुशी एक शब्द चलता है। अब सुशी क्या है? सुशी एक तरीके से खिचड़ी जैसा फूड होता है ना, चावल से बनता है। ऐसे भारत में चावल का खाना बनता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के लोग जैसे चावल की खीर बनाते हैं ना, है ना, उसी तरीके से इटली के लोग भी चावल का इस्तेमाल करते हैं, दूध के साथ मिलाकर के मीठा मीठा सा व्यंजन बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से भारत के लोग जैसे दलिया बनाते हैं, इटली जापान के लोग भी उसी तरीके से दलिया बनाते हैं। भारत के लोग जैसे दाल बनाते हैं ना, दाल को जिस तरीके से पल्सेस को इंडिया में बनाया जाता है ना, पानी डाल करके लिक्विड फॉर्म में, वैसी ही दाल जापान में भी होती है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि या तो जापानियों ने हमसे दाल बनाना सीखा, या तो हमने उनसे दाल बनाना सीखा। इसी तरीके से या तो हमने उनसे दलिया बनाना सीखा, या तो उन्होंने हमसे दलिया बनाना सीखा। लेकिन अब सोच के देखो, जापान में बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। क्या फॉलो किया जाता है? बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म कहां से निकला? इंडिया से निकला। यानी जब इंडिया ने जापान को बुद्धिज्म दे दिया तो दलिया भी दे दिया होगा। हम ये क्यों माने कि वो जापान से आया था? वो तो इंडिया से ही गया था। जब बुद्धिज्म इंडिया से गया तो दलिया भी इंडिया से गया, दाल भी इंडिया से गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे फूड्स के कॉमन ओरिजिन हो सकते हैं, और ये कॉमन ओरिजिन क्यों देखने को मिलते हैं? इसी ट्रेड की वजह से, इसी व्यापार की वजह से, इसी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट के एक्सचेंज होने की वजह से, है ना। आगे देखते हैं। लेकिन अब ये चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं और ये सिर्फ गेस वर्क है। लेकिन ये गेस वर्क ये तो जरूर दिखा देते हैं कि इन लंबी दूरी की जगहों में किसी ना किसी तरीके का कल्चरल कॉन्टेक्ट हुआ, कोई क्लोज रिलेशन हुआ, है ना। और इवन ये रिलेशन सिर्फ आज हमको जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, कि प्री मॉडर्न समय से चला आ रहा है। आगे की कहानी देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें बोली गई, जैसे कि हमने देखा पोटैटो, जो आज बहुत कॉमन फूड है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खाया जाता है, पूरे इंडिया भर में खाया जाता है। तुम देखोगे एशिया की बाकी कंट्रीज में खाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो सोया, जिसको बोलते हो सोया, है ना, सोया पूरे इंडिया भर में खाया जाता है। मूंगफली, जिसको ग्राउंड नट बोलते हो। इसके अलावा मक्का हो गया, टमाटर हो गया, ठीक। इसके अलावा मिर्चे हो गए, ठीक है। फिर शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत कॉमन फूड है, बहुत कॉमन फूड है। लेकिन क्या हो जो तुमको पता चले, जो मैंने अभी बात बोली, कि मुश्किल से मुश्किल 5 शताब्दी पुराना खाना है, 500 साल पुराना खाना है, ठीक है। उसके पहले भारतीय लोग क्या खाते थे? तुम सोच करके तो तुम्हारे सर में खुजली होने लगेगी। उसके पहले क्या खाते थे, है ना। जब ये सब खाते ही नहीं थे, मेन डाइट तो यही है, तो फिर क्या खाते थे, है ना। तो ये खाना इंडिया में कैसे आया? ये खाना सबसे पहले कहां पहुंचा? यूरोप में पहुंचा। यूरोप में कहां से पहुंचा? यूरोप में अभी हम देखते हैं कहां से पहुंचा। उसके यूरोप में भी ये खुद नहीं उगाया जाता था। अब देखो, यहां पर हम मैप देखते हैं दुनिया का। अगर हमको कहीं पर दुनिया का मैप दिख जाता है तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम एक मैप देखने की कोशिश करते हैं और इससे हमको चीजें थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। देखो, यहां पर हमको दिखाई दे रहा है, अगर इस मैप को तुम ध्यान से देखोगे तो हम पाएंगे कि यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, है ना। तो ये दुनिया के 2 कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं जहां पर ये देश है। ये ऊपर वाला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है और नीचे वाला कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका बोला जाता है। बहुत समय पहले तक हम देखते हैं कि 15वीं सेंचुरी तक इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था। ठीक, दुनिया को लगता था कि भाई, यूरोप को लगता था, इंडिया को लगता था कि दुनिया बस इतनी ही बड़ी है, बस इतनी बड़ी है। बाकी की ये जगहें, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, क्या होता है किसी को पता नहीं था। 1492 में यूरोप की एक जगह इटली से एक आदमी निकलता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहता है कि हमको भारत को ढूंढना है, भारत के लिए नए रास्ते ढूंढने हैं जहां से व्यापार करना काफी सस्ता रहे। क्योंकि जो पुराने रास्ते थे वहां पर कुछ लोग आकर के बैठ गए थे। जैसे मान लेते हैं कि भारत के लिए व्यापार करने के कुछ पुराने रास्ते थे, उन रास्तों पर पहले क्या होते थे, पहले क्रिश्चियंस लोग रहते थे, है ना, क्रिश्चियन रहते थे। तो यूरोप जब उन रास्तों से व्यापार करते थे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, देखो ये यूरोप का मैप है, ये यूरोप का मैप हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। अच्छा, ये लोग पहले भारत से व्यापार कैसे करते थे? तो यहां पर हमको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। मेडिटेरेनियन सी से कोई भी सामान ला करके
यहां पर उतार दिया जाता था, और यहां से फिर हम देखते हैं कि ये इस जगह से होते हुए हम देखते हैं, जिसको हम रेड सी बोलते हैं, यहां से ट्रेड भारत के लिए होता था। या तो दूसरा रास्ता ये था कि तुर्की के रास्ते से ईरान होते हुए फिर भारत में कोई भी सामान आता था व्यापार करने के लिए, ठीक। लेकिन ये वो समय था जब इस जगह पर यूरोप पर जो साम्राज्य रूल करता था उसका नाम था रोमन इंपायर। क्या नाम था? रोमन इंपायर। रोमन इंपायर मोस्टली जो राजा हुआ करता था यहां पर वो क्रिश्चियन हुआ करता था, और यूरोप के ज्यादातर व्यापारी क्या थे? क्रिश्चियन थे। लेकिन कुछ समय बाद रोमन इंपायर का फॉल हो जाता है, रोमन इंपायर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर उस्मानिया सल्तनत, या जिसको हम ऑटोमन इंपायर बोलते हैं, वो आकर के बैठ जाता है। कौन आकर के बैठ जाता है? ऑटोमन इंपायर आकर के बैठ जाता है, और ऑटोमन इंपायर इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेता है, और ये इलाका रोमन इंपायर से छीन लेता है, ठीक। अब सोच के देखो, अब यहां पर फिर से क्रिश्चियन व्यापारियों को व्यापार करना है इस रास्ते से। अगर क्रिश्चियन व्यापारी इस रास्ते से भारत में व्यापार करेंगे तो बीच में बैठे हुए ऑटोमन इंपायर के शासक जो कि मुस्लिम है ना, मुस्लिम इंटरमीडियरीज हैं, ये इनसे बड़ी मात्रा में कमीशन लेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ऊंची कीमतों पर क्या लेंगे? कमीशन लेंगे। और उस कमीशन की वजह से इनको व्यापार में नुकसान होना पड़ेगा, व्यापार में घाटा होने लगेगा, मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो कमीशन में वो यहीं पर दे देंगे, मुस्लिम व्यापारियों को दे देंगे, मुस्लिम इंटरमीडियरीज को दे देंगे। तो अब जरूरत पड़ रही थी कि भारत के लिए नए ट्रेडिंग रास्ते खोजे जाएं, भारत में व्यापार के लिए नए रास्ते खोजे जाएं, है ना। तो ये व्यापार के नए रास्ते कहां से खोजने की जिम्मेदारी किसने ली? यहां पर बैठी कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने, जैसे स्पेन ने ली, इटली ने ली, फिर आपका पुर्तगाल ने ली। इन सारे देशों में कई सारे ऐसे व्यापारी होते थे जो कहते थे कि हम भारत के लिए नया समुद्री रास्ता खोलेंगे। बदले में जो वहां के राजा होते थे वो उन वोयज को, यानी कि इनकी इस यात्रा को फाइनेंस करते थे, इनको खूब पैसा देते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये नया समुद्री रास्ता मिल गया तो सारे व्यापारी फिर इस समुद्री रास्ते से व्यापार करेंगे, और इस समुद्री रास्ते की वजह से देखते हम क्या देखेंगे कि ये अगर कोई नया रास्ता मिल गया तो यानी कि इसका ऑप्शन मिल जाएगा, इस रास्ते का ऑप्शन मिल जाएगा। जो मुस्लिम इंटरमीडियरीज अभी तक प्रॉफिट पे शेयर ले रहे थे वो शेयर कम हो जाएगा, और जो व्यापारी हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। जब व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे तो राजा को ज्यादा टैक्स देंगे, राजा भी फलेगा फूलेगा। इसलिए राजा इन यात्राओं को फाइनेंस करता था। तो एक आदमी यहां पर 1492 में इटली से निकलता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत का रास्ता ढूंढ रहा है, ढूंढ पाया नहीं, जाते जाते पहुंच गया सीधा कहां? अमेरिका पहुंच गया, नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, ठीक। और जैसे ही यहां पर पहुंचा तो देखता क्या है कि भाई यहां पर तो सब लाल लाल लोग हैं, उनका जो कलर है वो रेडिश फेयर कलर है, रेडिश व्हाइट कलर है, यानी कि जो लाल रंग के गोरे लोग होते हैं ना, वो लोग यहां पर दिख रहे हैं। अब कोलंबस का जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि महाराज ये तो गलत जगह आ गए हम लोग, कहां पर ले आए हो? तो क्रिस्टोफर कोलंबस कह रहा है कहां पर ले आए हैं? इंडिया ले आए हैं। तो कह रहा है कि इंडिया, जो उसके साथी हैं, कि अरे सर इंडिया के जो लोग होते हैं वो तो इस कलर के होते ही नहीं है, उनसे तो हम लोग मिले हैं। तो अब आदमी गलती कैसे माने? तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहता है अरे तू नहीं समझा, तू समझा ना, तू नहीं समझा, ये लोग रेड इंडियंस हैं। मतलब उसने ये नहीं माना कि हम कहीं पर आ गए हैं, उसने ये कह दिया कि अरे ये लोग रेड इंडियंस हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर अफ्रीका की डिस्कवरी हुई, और फिर धीरे धीरे जब ये लोग अंदर गए तब इनको पता चला कि ये इंडिया नहीं है, ये दूसरा जमीन का टुकड़ा मिल गया है, जो कि बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है। और यहां पर जो लोग रहते हैं वो जंगली हैं, है ना, वो अभी भी आदिवासी लोग हैं जिनको इन्होंने रेड इंडियंस नाम दिया था। ये जंगल में रहते हैं, और जंगल से, यानी इनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम था, ये अभी भी जंगल में रहते थे, नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे, जानवरों का शिकार करते थे, ठीक। अब यहां पर तुम सोच के देखो भाई, यूरोपियंस को पूरी खाली जमीन मिल गई इस पूरे इलाके में, और असली वेल्थ क्या होती है, असली संपत्ति क्या होती है? जमीन होती है भाई। और जब जमीन मिल गई तो जमीन में खेती करना भी आसान हो जाएगा, अब सब कुछ हो जाएगा, ठीक। और इस जमीन में यहाँ के लोकल लोग हम देखते हैं कि कई बार इन फसलों को उगाते थे, ठीक है। किन फसलों को उगाते थे? स्वीट पोटैटो को उगाते थे, मेज यानी कि मक्का को उगाते थे, टमाटो को उगाते थे, चिली को, चिली मतलब कि जिसको हम मिर्चा बोलते हैं, है ना, ग्राउंड नट यानी मूंगफली को, सोया को, है ना, पोटैटो को, इन सारी चीजों को यहाँ पर उगाया जाता था, स्वीट पोटैटो को उगाया जाता था। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कहां से? नॉर्थ अमेरिका से हम देखते हैं कहां पहुंची? यूरोप पहुंची। और बाद में हम देखेंगे कि भाई ये चीजें यूरोप से कहां पहुंचेगी? फिर भारत पहुंचेगी, है ना। यानी कि इन चीजों को भारत पहुंचते पहुंचते कितना चक्कर काटना पड़ेगा, है ना, कितना चक्कर काटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। और फाइनली हम देखते हैं कि भारत के लिए जो नए रास्तों की खोज थी, ये फाइनली कौन पूरी करेगा? वास्को डी गामा नाम का एक आदमी करेगा, जो यहां से निकलेगा, कहां पे? पुर्तगाल से निकलेगा, और पुर्तगाल से इस जगह से निकल के ठीक इस रास्ते होते हुए भारत में कालीकट में आएगा पहली बार 1498 में, और नए समुद्री मार्गों की खोज यहां पर पूरी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इस कहानी के बाद अगर हम देखें तो हम पाते हैं
कि यहां पर अब पूरे चैप्टर में हम लोग अमेरिका शब्द इस्तेमाल करेंगे, किसको? नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को डिस्क्राइब करने के लिए और कैरेबियन आइलैंड को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। ये नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, और इसके आसपास कुछ छोटे छोटे आइलैंड है जिनको हम लोग कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं ना। तो वेस्ट इंडीज की टीम जानते हो ना, तो वेस्ट इंडीज की टीम इन्हीं कैरेबियन आइलैंड की कंट्री से मिला करके बनती है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो जब हम इस एरिया की बात करेंगे तो हम अमेरिकाज बोलेंगे, हम यूएसए कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? यूएसए तो बहुत बाद में बनेगा, यूएसए एक कंट्री तो बहुत बाद में बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो बहुत ज्यादा कॉमन फूड है, हमने क्या देखा, ये कहां से आया? ये अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से आया, जिनको अमेरिकन इंडियंस बोला जाता था, है ना, जिनको रेड इंडियंस बोला जाता था। ठीक है, और कई बार हम देखते हैं, कई बार देखते हैं कि ये जो नई फसलें आई थी अमेरिका से भारत में और यूरोप में, ये इन फसलों ने भारत की और यूरोप की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया। जीवन और मृत्यु के बीच में जितना अंतर होता है ना, उतना अंतर पैदा कर देती थी ये फसलें। कैसे? कैसे? जब ये फसलें यूरोप में पहुंची तो यूरोप में उस समय तक बहुत ही गरीबी थी। यूरोप को तुम आज देखते हो ना कि खूब फल फूल रहा है, खूब पैसा है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। यूरोप हमेशा से वैसा नहीं था। यूरोप की हालत बहुत खराब थी, अमा बहुत बुरी स्थिति में ये लोग रहते थे, उनसे बहुत अच्छी स्थिति में इंडिया रहता था। आज ये हम लोगों को गरियाते हैं ना, इंडियंस को गरियाते हैं, चाइनीज को, कि अरे लोग पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, किसी काम के लोग नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है। अरे भाई, तुम तो जुम्मा जुम्मा 200-300 साल हुआ है तब तुम डेवलप किए हो, है ना। क्यों डेवलप कर गए हो? क्योंकि अभी कुछ चीजें हम देखेंगे तुम क्यों डेवलप कर रहे हो, लेकिन हम लोग तो बहुत डेवलप थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई यूरोप में लोग बहुत ज्यादा पॉवर्टी में रहते थे, बहुत ज्यादा पॉवर्टी में, गरीबी में रहने के लिए मजबूर थे। कहां पर? यूरोप में। ठीक, खाने को नहीं होता था वहां के लोगों के पास। जब ये फसलें वहां पर पहुंची यूरोप में, तो वहां के लोगों की लाइफस्टाइल बदलना शुरू हुई, है ना, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल बेटर होना शुरू हुई। अब लोग ये फसलें खा रहे थे तो उनकी जो क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब एक आदमी के जो जीने का ईयर्स होते हैं वो बढ़ने लगे, लोग लंबे समय तक जिंदा रहने लगे। बात समझ में आ रही है? इसमें खासकर सबसे ज्यादा योगदान दिया किसने? पोटैटो ने। आलू वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया, आलू वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। खासकर जो आयरलैंड के गरीब किसान थे, आयरलैंड कहां पर है तुम देखोगे तो इंग्लैंड के थोड़ा सा ऊपर, ये यूके दिखाई दे रहा है हमको, मैप में बड़ी मुश्किल से देखते हैं, इतने छोटे छोटे कंट्री है, मैप में नजर डालो तो नजर नहीं आते हैं, है ना। ये आयरलैंड था। तो आयरलैंड के खासकर जो गरीब किसान थे वो पोटैटो खा करके अपनी गुजर बसर करने लगे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। ठीक, लेकिन अब सोच के देखो, जब आप किसी चीज पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हो और वो चीज ही ना रहे तो क्या होगा? और यही हुआ। हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर कुछ बीमारियां फैली, पोटैटो क्रॉप्स के अंदर कुछ बीमारियां फैली, जिन्होंने पोटैटो की फसल को बर्बाद कर दिया 1840s के आसपास, है ना। और उस बीमारी की वजह से जो पोटैटो की फसल थी वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अब क्रॉप्स खत्म हो गई, पोटैटो की क्रॉप्स खत्म हो गई। अब वो लोग उगा क्या रहे हैं? जो पुरानी चीजें उगाते हैं उनको उगाना बंद कर चुके हैं, पूरी तरीके से पोटैटो पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, और पोटैटो की फसल कीड़े लगने की वजह से खराब हो गई है। क्या खाओगे भाई, क्या खाओगे? भूखे मरोगे। और यही हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा मौतें हुई, हजारों लोग मरे भुखमरी से यूरोप के अंदर, जब यहां पर हम देखते हैं अकाल पड़ा पोटैटो की फसल बर्बाद होने की वजह से 1840s के आसपास। ठीक है, तो यहां पर हमको एक बात समझ में आ रही है, एक बात हमको समझ में आ रही है कि भाई फिर से वही बात, सिर्फ व्यापार नहीं हुआ, सिर्फ राजाओं ने दूसरे देशों पर हमले करके वहां पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ तीर्थयात्री या फिर ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें ले गए जिनके बारे में हमने अभी तक बातें करी। ठीक, अच्छा, अब आगे की कहानी समझते हैं। इन चीजों के अलावा कई बार युद्ध हुए, बीमारियां और व्यापार कैसे फैला, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो धीरे धीरे, पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड बहुत दूर दूर था। दूर का मतलब यहां पर हम फिजिकली दूर होने की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट ही कम थे। क्यों कॉन्टैक्ट कम थे? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई थी। लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई हमारे तुम्हारे बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो दूरी बढ़ने का मतलब है कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है। ठीक, लेकिन अब पहले लोग अमेरिका में रहते थे, पहले मान लो कोई अमेरिका में रहे और इंडिया में रहे, ठीक है, तो इसके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। इन दोनों को आपस में बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आसपास आना पड़ेगा या तो फोन करना पड़ेगा। ठीक, अब मान लेते हैं फोन है ही नहीं, तो दोनों को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। फिर फोन आ गया तो दूरी कम हुई, अब लोग फोन पर बात कर लेते हैं। फिर इंटरनेट आ गया, दूरी और कम हुई, चुटकियों में चैट कर लेते हैं। फिर वीडियो कॉल आ गई, आमने सामने देख करके बात कर लेते हैं, दूरी बहुत कम हो गई। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। अगर हम प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात करें,
है ना, प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो हम देखते हैं कि दुनिया बहुत ज्यादा विस्तारित थी, सब एक दूसरे से बहुत बहुत दूर थे। लेकिन प्री मॉडर्न सोसाइटी के बाद यानी कि 16th सेंचुरी के बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिनकी वजह से ये दूरी सिमटने लगी, ये दुनिया श्रैंक होने लगी, है ना। जैसे कि क्या क्या चीजें ऐसी हुई, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूरोपियन सेलर्स जो थे, यूरोपीय जो समुद्री यात्री थे, वो क्या करने लगे, उनको नए सी रूट मिल गए एशिया के लिए, है ना, नए सी रूट मिल गए। जैसे इस रास्ते की हमने बात करी कि यूरोपियों को पहले तो भाई यहां से होकर के ही व्यापार करना है, लेकिन जब यहां पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया तो यहां से व्यापार रुक गया। अब इनको अगर इंडिया में आना है तो इसी रास्ते होकर के आना पड़ेगा, है ना, ठीक। इसी रास्ते से ये लोग चाइना भी पहुंचने लगे, इसी रास्ते से ये लोग बाकी जगहों पर भी पहुंचने लगे, है ना। तो बात समझ में आ रही है कि इस नए सी रूट के मिल जाने से क्या होने लगा, दुनिया में इन लोगों को नए रास्ते मिल गए व्यापार करने के लिए, ठीक है। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो थोड़े ही समय पहले, मतलब अब तो इन रास्तों से व्यापार होने लगा था, है ना, लेकिन थोड़े ही समय पहले की अगर हम बात करें, इसके कुछ समय पहले की यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो लोग इंडियन ओशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे व्यापार के लिए। इंडियन ओशन का एक तरीके से पूरी दुनिया में दबदबा था दुनिया भर के व्यापार के लिए। क्यों? आज तुम देखोगे कि इंडिया इतना पिछड़ चुका है ना, आज इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री है पूरी दुनिया में। हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं और बाकी ये सब लोग डेवलप कंट्रीज में आते हैं, लेकिन एक समय इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, है ना। और इसी सोने की तलाश में खूब सारी संपत्ति थी इंडिया के लोगों के पास, खूब सारा पैसा था, खूब सारी वेल्थ थी, और इसी वेल्थ की तलाश में ये सारे जो ब्रिटिश लोग थे ये भारत चले आए थे, सारे जो यूरोपियंस थे ये भारत चले आए थे, इसकी इसी संपत्ति की तलाश में। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर हम देखें तो 10th सेंचुरी के आसपास दुनिया में जितना भी दुनिया के जीडीपी का 34% इंडिया था, है ना। 34% जीडीपी में इंडिया का योगदान था, दुनिया की वर्ल्ड की जीडीपी में। वर्ल्ड की जीडीपी में 34% कौन देता था? इंडिया देता था। इसका मतलब समझे कि दुनिया में एक साल के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती थी, गुड्स और सर्विसेज जिनको बेच के पैसा कमाया जाता है, उसमें से 34% चीजें भारत में बनती थी। उसकी कीमत जब निकालोगे तो उसमें से 34%, अगर 100 रुपए का सामान पूरी दुनिया में बन रहा है तो उसमें से 34 रुपए यानी 34 रुपए का सामान भारत में बन रहा है। यानी भारत का इतना दबदबा था दुनिया के व्यापार में। इंडिया के अलावा एक और कंट्री थी चाइना, है ना, तो इंडिया चाइना का ही दबदबा था। इंडिया और चाइना ही डेवलप कंट्री थे पूरी दुनिया में, इनके पास ही पैसा था, बाकी सब तो ये गरीब भुखमरे लोग थे, है ना, जो व्यापार करने के लिए भारत आते थे, चाइना आते थे कि थोड़ा बहुत पैसा हम कमा लेंगे, ठीक है। तो और ये व्यापार कहां से होता था? इसी इंडियन ओशन के रास्तों से होता था, है ना, जो हिंद महासागर था, यहां पर जो हमको इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है, इन्हीं रास्तों से लोग ट्रेड करते थे। लेकिन ये नीचे वाले रास्ते से नहीं करते थे। हमने कहां से देखा कि यहां से आते थे, ठीक है, इस जगह से करते थे या इस जगह से करते थे। तो ट्रेड इंडियन ओशन में ही होता था, लेकिन ये नीचे वाले रास्ते से नहीं होता था, इन ऊपर वाले रास्तों से होता था। तो इंडियन ओशन में ट्रेड की इंपॉर्टेंस थी, हमेशा से व्यापार की इंपॉर्टेंस थी, ठीक। और इस व्यापार के थ्रू लोग आते थे, ठीक, लोग आते थे, वो अपने साथ सामान लेकर के आते थे, अपने साथ ज्ञान लेकर के आते थे, कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज लेकर के आते थे, और इस पानी से होकर के गुजरते थे, इंडियन ओशन के पानी से होकर के गुजरते थे। और इस पूरे व्यापार पर, इस पूरे फ्लो पर, चाहे वो कस्टम्स का हो चाहे व्यापार का हो, इस पे कंट्रोल किसका था? इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसके सेंटर में था। ये लोग व्यापार करने जा कहां रहे थे? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जा रहे थे भाई। इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या मतलब होता है भाई? इंडिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? इंडिया को इंडिया सबकॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर पाओगे कि ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में ये वाला जो इलाका है, ध्यान से देखो, इंडिया के अंदर जो ये वाला इलाका है, एक मिनट देना मुझे, इंडिया का जो ये वाला इलाका है, यहां पर हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला गई है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला यहां से मुड़ गई है, और बर्मा में यानी कि तुम्हारा जो म्यांमार है वहां पर जाकर के क्या बन गई है? वहां पर जाकर के बर्मा से होकर के ये पर्वत श्रृंखला निकली है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर तुम यहां पर देखोगे तो उस समय पाकिस्तान अलग नहीं होता था, पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा होता था। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस क्षेत्र में देखोगे एक और पर्वत श्रृंखला निकली है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदुकुश पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदुकुश पहाड़ी इस क्षेत्र में निकली है। अच्छा, अब एक शब्द चलता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा भूभाग, एक बड़ा सा लैंड, एक लार्जर पार्ट ऑफ लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे अमेरिका एक बड़ा पार्ट ऑफ लैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, साउथ अमेरिका भी एक बड़ा पार्ट ऑफ लैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। ऐसे ही देखो, एशिया भी एक बड़ा पार्ट ऑफ लैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। यानी कि पानी क्या कर रहा है? अलग अलग लैंड फॉर्म्स को क्या कर रहा है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्या कर रहा है? आपस में अलग कर रहा है
है ना। दुनिया भर के यहां पर देखो अटलांटिक ओशन अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। बात समझ में आ रही है? तो इस जगह को इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जगह भी बाकी दुनिया से किसी ना किसी वजह से अलग हो रही है। पानी की वजह से नहीं अलग हो रही है, नीचे वाला हिस्सा तो देखो पानी की वजह से अलग हो रहा है। इधर हम देखते हैं तो इधर हिमालय की वजह से अलग हो रहा है। हिमालय यहां से घूम करके बर्मा से होकर के गुजरा है तो यहां से अलग हो रहा है। और यहां अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं इसको बाकी की दुनिया से अलग कर रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में एक छोटा सा कॉन्टिनेंट बन रहा है, इसीलिए इस जगह को सब कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया तुमको? तो कहने का मतलब ये कि जो इंडियन ओशन में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी व्यापार हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके सेंटर में है ना। वहीं से वहीं के आसपास के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है, और यहां से होकर के गुजर रहे हैं। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं, शुरू में तो यह व्यापार पूरी दुनिया से चलता है, लेकिन कुछ समय बाद इस पूरे व्यापार में एंट्री होती है किसकी? यूरोपियन से। और उसके बाद भारत की दशा और दिशा व्यापार की ही बदल जाती है ना। भारत पर धीरे धीरे यूरोपियंस कब्जा करना शुरू कर लेते हैं, खासकर अंग्रेज, फ्रेंच, डच, डेन्स, ये सब भारत में आते हैं और पूरी लड़ाई में अंग्रेज जीतते हैं और ये भारत को अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब थोड़ी देर पहले, अब अभी हमने इंडिया की बात करी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी। अब थोड़ी देर तक हम लोग चलो बात करने की कोशिश करते हैं किसकी? अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका हमने देखा कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा, जो कि कहां का था? इटली का था, है ना। अपनी डिस्कवरी से पहले जो अमेरिका था वो बाकी दुनिया से सालों तक कटा हुआ था। हमने देखा दुनिया जानती ही नहीं थी अमेरिका के बारे में, है ना। लेकिन 16वीं सेंचुरी से ही हम देखते हैं, 1492 से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको देखा, ठीक है। और लगभग 1500 के बाद 15 जैसे देखो, सौरन कब होते हैं भाई? सौरन जैसे ही होंगे क्या बोला जाएगा? इसको सेंचुरी बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? ठीक है। और जैसे ही 100 रन के बाद 200 रन होंगे, इसको क्या बोला जाएगा? डबल सेंचुरी बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? ठीक है। 300 रन यानी कि क्या बोला जाएगा? ट्रिपल सेंचुरी बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो इसी तरीके से 1500 रन का मतलब क्या हो गया? 15 सेंचुरी। क्या हो गया? 15 सेंचुरी। जहां पर 1500 रन बने, 15 सेंचुरी खत्म हो गई। 15 सेंचुरी से आगे का जो समय होगा 1501 से ये क्या शुरू हो जाएगा? 16 सेंचुरी, ठीक है। और 16 सेंचुरी कब जाकर के पूरी होगी? 16 सेंचुरी कब जाकर के पूरी होगी? 1600 में 16 सेंचुरी पूरी हो जाएगी, इसके बाद 17 शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो 16 सेंचुरी आते आते 1492 तक, यानी 15 सेंचुरी के लगभग एंड में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको ढूंढा? अमेरिका को ढूंढा। और 16 सेंचुरी आते आते जैसे ही यूरोप को पता चला कि एक दूसरी जमीन मिल गई है अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो खाली पड़ी है पूरी जमीन, जहां पर इन सारी चीजों की खेती होती है, बढ़िया तंबाकू की, पोटैटो की, शकरकंद की, ठीक। तो अब सब लोगों को वो जमीन चाहिए, वो एकदम खाली पड़ी जमीन है भाई, सबको वो जमीन चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे मिनरल्स हैं वहां पर, सोना चांदी है वहां की जमीन के अंदर, खुदाई करो तो निकलता है ना। तो सबको धीरे धीरे अमेरिका की तरफ इंटरेस्ट आने लगा। अभी तक जो व्यापार था वो कहां पर हो रहा था? अभी तक व्यापार ईस्ट की तरफ हो रहा था। यूरोप के लोग यहां से व्यापार करते थे, इस क्षेत्र से व्यापार करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप का ध्यान इस इलाके में शिफ्ट होना शुरू होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अमेरिका की तरफ यूरोप का ध्यान शिफ्ट होना शुरू होगा। अब ये लोग अमेरिका पहुंचेंगे किन चीजों की तलाश में? भाई प्रीशियस मेटल जो हो गए, सोना चांदी हो गया, खासकर सिल्वर्स हो गया, है ना। ये सिल्वर की माइंस आज के जो पेरू और मैक्सिको वाले क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई है। पेरू और मैक्सिको कहां पर दिखाई दे रहा है? ये कंट्रीज हमको साउथ अमेरिका में दिखाई दे जाती हैं। ये पेरू हमको यहां पर दिखाई दे रहा है और मैक्सिको देखो नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में है। इस पूरे इलाके को हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं, इस क्षेत्र, क्योंकि यहां पर लैटिन भाषा बोली जाती है ना। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहां पर सोना और चांदी बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल जाता है पेरू और मैक्सिको वाले क्षेत्र में, है ना। और यहां से जब ये लोग ब्रिटिश व्यापारी यहां पहुंचेंगे, यहां से सोना चांदी निकालेंगे, तो धीरे धीरे वो लोग क्या होना शुरू होंगे? अमीर होना शुरू होंगे। यूरोप के पास अब धीरे धीरे क्या आने लगेगा? पैसा आने लगेगा। हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि यूरोप गरीब देश था, भारत और चीन अमीर देश थे, लेकिन अब धीरे धीरे यूरोप के पास वेल्थ आने लगेगी, संपत्ति आने लगेगी, है ना। और 17 सेंचुरी आते आते हम देखेंगे, 17 सेंचुरी आते आते देखेंगे कि अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका में बहुत पैसा है, खूब सोना चांदी है, इसकी कहानियां धीरे धीरे यूरोप में पहुंचेंगी। कहानियां छोड़ो, अंधविश्वास फैलना शुरू हो जाएंगे कि अबे अमेरिका में तो भाई इतना, एक वहां पर शहर है, वहां पर सोने की बारिश होती है। इस तरीके की कहानियां यूरोप की कई जगहों पर, जापान की कई जगहों पर अमेरिका के बारे में फैलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक एल डोराडो नाम की सिटी है जिसके बारे में कहानियां पहुंचेंगी, कहां पर? यूरोप में पहुंचेंगी। और यूरोप के राजा
यूरोप के जो एक्सप्लोरर हैं, ट्रैवलर हैं, वो कई सारे अभियान भेजेंगे। अभियान मतलब कि एक्सपेडिशंस, कई लोगों का एक ग्रुप भेजेंगे कि जाओ एल डोराडो शहर से जितना भी सोना है वो लेकर के आओ, है ना। तो गोल्ड की तलाश में हम देखेंगे लोग एल डोराडो शहर में बहुत ज्यादा आना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने बात करी आयरिश पोटैटो फेमाइन की, हमने बात करी थी ना। हमने देखा था कि कैसे जब पोटैटो खत्म हो गया था आयरलैंड में तो वहां पर अकाल पड़ा था। उसका एक दृश्य हमारे सामने है। यहां पर एक छोटा बच्चा हमको दिखाई दे रहा है जो खेत में, देखो खेत में अब क्या हुआ, आलू की पूरी फसल चौपट हो गई। आलू की पूरी फसल चौपट हो गई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत जो फसल थी उसको काट लिया गया है, ठीक। अब ये बच्चा ढूंढ रहा है कि शायद खेत में कहीं कुछ, फसल कटने के बाद का दृश्य है, शायद कहीं कोई हमको पोटैटो मिल जाए जिससे हम खा करके अपना पेट भर लें, है ना। तो ये क्या था, 1845 से 1845 से लेकर के 1849 तक जो पोटैटो फेमाइन था, आयरलैंड में आया था आयरिश पोटैटो फेमाइन, जिसमें लगभग की हम देख सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसका यहां पर हमको चित्र दिखाई दे रहा है। 10 लाख से ज्यादा यानी 1 मिलियन से ज्यादा लोग भुखमरी से यहां पर मारे गए थे। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पर कि यूरोप अमेरिका के पास बहुत ज्यादा संपत्ति की तलाश में, सोने की तलाश में जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा यूरोप के कई देश थे ना जो इन दूसरे देशों में जा रहे थे पैसों की तलाश के लिए। यूरोप के इन देशों में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड था, डेनमार्क था, हॉलैंड था। इसके अलावा हम देखें तो सबसे आगे जो दो देश थे वो पुर्तगाल था और स्पेन था। ये दोनों लोगों की नेवी बड़ी स्ट्रांग थी। ये लोग समुद्र के बड़े काबिल लोग थे, है ना। समुद्री तूफानों से लड़ते हुए दूसरे देशों में पहुंच जाते थे। और इस वजह से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पुर्तगाल और स्पेन ने ध्यान दिया कि अमेरिका को जीतने के लिए, अमेरिका पे अपना कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग अमेरिका को कोलोनाइज करना शुरू कर देंगे। कोलोनाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया को कोलोनाइज किया था। इंडिया इंग्लैंड क्यों आया था, याद करो, इंडिया इंग्लैंड क्यों आया था? अरे भैया, व्यापार करने भारत में आया था और धीरे धीरे उसने भारत पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि भारत से व्यापार करने में कम फायदा था। अगर भारत पर कब्जा कर लो तो भारत का सारी संपत्ति आपकी, लूट डालो, भारत को क्या जा रहा है। और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि स्पेन और पुर्तगाल अमेरिका को देख रहे हैं कि यार अमेरिका पे इतना पैसा है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इतनी संपत्ति है, सोना है, जमीनें खाली पड़ी हैं, तो धीरे धीरे उनको कब्जा कर लो, यानी उनको कोलोनाइज करना शुरू कर दो, है ना। तो हम देखते हैं कि भाई मिड 16th सेंचुरी के आसपास आते आते, है ना, 16वीं शताब्दी के बीच का हिस्सा आते आते, यानी 1550 के आसपास का जो समय था, इस समय के आते आते अमेरिका के कई जगहों को इन कंट्रीज ने कोलोनाइज करना शुरू कर दिया। तुम आज का ब्राजील सुनते हो ना, ब्राजील में तुम देखोगे तो कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगीज भाषा बोली जाती है। पुर्तगीज भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ब्राजील में क्या बोली जाती है? पुर्तगीज भाषा। कहां से आ गई भाई? पुर्तगीज तो, पुर्तगाल तो यहां पर है, पुर्तगीज भाषा यहां पर कहां से आ गई? व्यापार करने आए थे ना, वन व्यापारी क्षमा चाहता, दया चाहता था जब वो मेक्सिको आया, ब्राजील आया, है ना। फिर धीरे धीरे उसने पैर पसारे, फिर तो सिमट गई काया, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को मार डाला गया, यहाँ के लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया गया, और इस देश पर पुर्तगाल के लोगों ने कब्जा कर लिया। और आज ब्राजील जो है वो पुर्तगाली लोगों से ही बसा हुआ तो देश है। यहाँ के लोकल लोग कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए, मार डाला, क्या किया भगवान जाने, है ना। तो ये तरीके की चीजें करी गई यहाँ के लोकल लोगों के साथ। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट जो थी वो इस क्षेत्र में हावी होती गई, इस एरिया में यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हावी होती गई। यूरोप यहां पर कब्जा करने में क्यों सफल रहा? सिर्फ यहां की बात ना करें तो हम बल्कि पूरी दुनिया की बात करें। तुम देखोगे तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें, है ना, इंग्लैंड की, जिसको हम यूके बोलते हैं, उसको तुम देखोगे तो उसने लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज पर हुकूमत करी अपने समय में। एक कहावत थी कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के दो हिस्से होते हैं, एक जगह दिन होता है, एक जगह रात होती है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर दुनिया में इतना फैला है कि कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहां ब्रिटिश एम्पायर होगा और वहां पर दिन होगा। इसके अलावा फ्रांस, इसके अलावा डच, इसके अलावा नीदरलैंड, पुर्तगाल, इन देशों ने दुनिया के बाकी देशों पर कब्जा कर रखा था, जिस तरीके से इंग्लैंड ने भारत पर कर रखा था, और वहां की संपत्ति लूटने में लगे हुए थे, है ना। हम देखेंगे कि फ्रांस ने अफ्रीका के काफी देशों पर कब्जा कर रखा था, पुर्तगाल ने तुम्हारा अमेरिका के कई देशों पर कब्जा कर रखा था। तो ये क्या, क्यों ऐसा कर पा रहे थे यूरोप के कंट्री? क्या ये बहुत ताकतवर थे? इनके मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी, इनके पास फायर पावर बहुत ज्यादा थी। सिर्फ ये एक रीजन तो था कि उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, इनके पास मिलिट्री स्ट्रांग थी, जिससे इन्होंने दूसरे देशों को हराया युद्ध में। लेकिन इसके अलावा कुछ और रीजन थे जो उनकी इस पोजीशन के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। सबसे पहले तो इनका जो इंपॉर्टेंट वेपन था
देखो मिलिट्री वेपन तो कन्वेंशनल वेपन होते हैं, वो तो ट्रेडिशनल वेपन होते हैं, है ना। ट्रेडिशनल वेपन जो लंबे समय तक चलते आ रहे थे, वो तो एक वेपन था ही। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार था ना, वो थे इनके साथ लाए हुए बैक्टीरिया, बीमारियां, विषाणु, जीवाणु, है ना। ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया, ये जम्स क्या कहते थे, ये बीमारियां फैलाते थे। खासकर एक वायरस जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हो या फिर चेचक बोलते हो ना, चेचक। चेचक के दाग तुमने सुना होगा, चेचक की बीमारी सुना होगा, छोटे छोटे पूरे शरीर पर दाने पड़ जाते, है ना। तो वो बीमारी ये ब्रिटेन के लोग लेकर के गए, यूरोप के लोग लेकर के कहां गए, इन जगहों पर लेकर के गए। और इनके वहां पर जाने की वजह से जब वहां के लोग इनके कांटेक्ट में आए, तो वो लोग इस बीमारी का सामना नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी जो बीमारी होती है ना हमारे शरीर में, वो ठीक कैसे होती है। हमारे शरीर का एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि जब कोई बीमारी हमारे शरीर में होती है, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जाता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। और वो इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया, उस वायरस से लड़ करके उसको बाहर भगाने की कोशिश करती है, ठीक है। क्योंकि शरीर को पता चल जाता है कि कोई फॉरेन एजेंट का हमला हुआ है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक। तो बुखार अब शरीर की इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है, मान लो तुम्हारे शरीर में बुखार आ रहा है, तो बुखार कई बार बैक्टीरिया को मारने के लिए आता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, सो दैट वो बैक्टीरिया जिनका हमला हुआ है तुम्हारे शरीर पर वो मर जाए, वो वायरस जिनका हमला हुआ है तुम्हारे शरीर पर वो मर जाए, ठीक है। अच्छा, जब पहली पहली बार कोई बीमारी तुम्हारे ऊपर हमला करती है, पहली पहली बार जब कोई बीमारी तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, तो तुम्हारे शरीर पर खतरा ज्यादा है, डेथ का खतरा ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर उसके बारे में जानता ही नहीं है, कैसे उससे अपनी रक्षा करे, कैसे डिफेंस करे, कुछ जान ही नहीं रहा है, ठीक। लेकिन अगर एक बार उस बीमारी ने तुम्हारे शरीर पर हमला किया और तुम्हारा शरीर उस बीमारी को सर्वाइव कर ले गया, तो दूसरी बार जब उस बीमारी का हमला होगा, तो तुम्हारा शरीर बड़े अच्छे तरीके से उस बीमारी से निपटेगा। और इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि शरीर को इम्यूनिटी मिल जाती है। जब कोई बीमारी बार बार होती है, तो शरीर हमारा इम्यून हो जाता है उस बीमारी से। सेम हमने कोविड के केस में देखा, है ना। कोविड के केस में हमने क्या देखा कि जिसको पहली बार कोविड हो रहा था, उसके लिए खतरा ज्यादा था, क्योंकि शरीर के लिए एकदम नई बीमारी थी कोविड-19, है ना, वो जानता ही नहीं था। लेकिन जब एक बार कोविड हो जाता था, तो व्यक्ति को ज्यादा खतरा नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि अब शरीर जान गया है कि कोविड से किस तरीके से लड़ना है, शरीर के किन किन चीजों को एक्टिवेट करना है, और वो कोविड से लड़ लेंगे, ठीक। अच्छा, इसी से बचने के लिए कई बार हम देखते हैं कि वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन कुछ नहीं होती है, एक इनएक्टिव वायरस होता है, ठीक है। तो वैक्सीन के माध्यम से वो इनएक्टिव वायरस तुम्हारे शरीर पे डाल दिया जाता है। अब अभी तक तुम्हें कोविड नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैक्सीन के माध्यम से इनएक्टिव वायरस बहुत कंट्रोल्ड तरीके से तुम्हारे शरीर में डाला जाएगा, जिससे तुम्हारे शरीर को कि डेथ तो नहीं होगी, है ना। इसीलिए तुम जब कभी वैक्सीन लगवाओ, तो तुम देखते हो कि वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों को बुखार चढ़ रहा था, कमजोरी लग रही थी, वो इसी वजह से, क्योंकि वायरस की इनएक्टिव डोज तुम्हारे शरीर में डाली जाती है, तो तुम्हारे शरीर की इम्यूनिटी एक्टिव होती है, वायरस को पहचान जाती है। अब अगर कोविड-19 का कभी तुम्हारे ऊपर हमला होगा भी, तो शरीर की इम्यूनिटी ठीक तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर आपको बीमारी हो चुकी है, तो आप उस बीमारी से इम्यून है, कुल मिलाकर के बात होती है। अब तुम देखो, अमेरिका में जो लोग रह रहे थे, वो जंगली लोग थे, सदियों से जंगल में रह रहे थे, है ना। जब कोविड-19 भारत में फैला, तो सबसे बड़ी समस्या थी कि वो आदिवासी लोग, वो जंगल में रहने वाले लोग, जो बहुत लंबे समय से नॉर्मल लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, अगर उन तक ये बीमारी फैल गई, तो उनको बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी नहीं है ना। और इवन हम लोगों को आजकल मलेरिया, डेंगू, है ना, ये सब बीमारियां तो कुछ लगती नहीं है, चेचक, ये सब बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन उस समय ये सब बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है, हमारे पूर्वजों की बॉडी इम्यून हो चुकी है, और उनके जीन से हमारे जीन्स में ये इम्यूनिटी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन मान लो उस समय तो ये बीमारियां एकदम नहीं थी, और यहां पर रहने वाले जो जंगली लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने इन बीमारियों को कभी झेला ही नहीं था। तो जब ये ब्रिटिशर्स इन जगहों पर जाते थे और इनके चेचक होती थी, या यूरोपियंस इन जगहों पर जाते थे, इन अमेरिकन कंट्रीज में जाते थे, और इनको स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां होती थी, तो ये तो खुद तो ठीक हो जाते थे यूरोपियंस, क्योंकि इनका शरीर इम्यून कर जाता था। लेकिन इनके थ्रू ये बीमारी वहां पर रहने वाले रेड इंडियंस को फैल जाती थी, वहां पर रहने वाले अमेरिकन इंडियंस को फैल जाती थी, जो जंगल में रहते थे, जिनको आज तक ये सब बीमारियां हुई नहीं थी, उनकी बॉडी इम्यून ही नहीं थी। और इस वजह से फिर उन लोगों से ये दूसरे रेड इंडियन में, तीसरे में, और ऐसे करते करते उनकी पूरी कम्युनिटी वहां पर साफ हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, डेथ होने लगती थी। यानी एक तरीके से ये जो हथियार थे, उन्होंने तो कम काम किया, इनकी बीमारियों ने ज्यादा काम कर दिया, इनका रास्ता साफ कर दिया। वहां पर रहने वाले नेटिव लोगों की, लोकल लोगों की डेथ होने लगी, और इससे उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी पर ये लोग कब्जा करने लगे, ये जो यूरोपियंस थे ये कब्जा करने लगे, है ना। तो बात समझ में आ गई? चलो
आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। देखो, जनरली तुम गन से युद्ध करोगे, तोप से युद्ध करोगे, है ना, बम से युद्ध करोगे, तो उन चीजों को पकड़ा जा सकता है, चुराया जा सकता है। लेकिन जब वॉर बीमारियों से हो रहा है ना, इन्वेडर, तुम कोई गन नहीं है, बंदूक नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इन्वेडर डिजीज है, बीमारियां हैं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुमको उसका दंश झेलना पड़ेगा, तुम उससे सकम्ब करोगे, तुम्हारी डेथ होगी, ठीक। तो 19 सेंचुरी आते आते हम देखते हैं, अब देखो, इस वजह से हम देखते हैं कि इन अमेरिकन कंट्रीज में यूरोप ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। अब जरा हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ा वापस आते हैं, यूरोप में वापस आते हैं। अब मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि 19 सेंचुरी का जो यूरोप था ना, वो बहुत गरीब था, भूखमरी में घिरा हुआ था। इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, है ना। 19 सेंचुरी का यूरोप, 1800 के बाद का जो यूरोप था, वो बहुत गरीब था, भूखमरी से घिरा हुआ था। पॉवर्टी, हंगर जैसी सिचुएशन वहां पर कॉमन थी, गरीबी, भूखमरी जैसी चीजें कॉमन थी, लोग हजारों की मात्रा में मरते थे। यूरोप में कई बार बीमारियां बहुत फैलती थी। यूरोप में बीमारियां फैलने का कारण क्या है? देखो, ये जो रीजन है, तुम यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज को देखोगे, स्पेन को देखोगे, ये देखो कितनी छोटी कंट्री। अब जैसे हमारा देश देखो कितना बड़ा है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, है ना। अमेरिका देखो कितना बड़ा देश, लेकिन यूरोप की कंट्री को देखो ना, तो तुम जरा जरा से है, नन्हे नन्हे से है ना, नन्हे नन्हे से। और पॉपुलेशन यहाँ की उस समय बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। ये जरा जरा से देश है, मैप में दिखते नहीं है ठीक से, जूम करो तब दिखाई देते हैं, वो भी 4-5 बार जब जूम करोगे तब दिखना शुरू होते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन हाउक के बढ़ रही है, ठीक। अच्छा, अब मान लो इस सिचुएशन में जगह कम है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बहुत डेंस रह रही है, लोग बड़े आसपास रह रहे हैं, है ना। तो जब कोई बीमारी का हमला होगा तो बीमारी फैलेगी बड़ी तेज, ठीक है। अच्छा, जमीन कम है, अब सोच करके देखो और सिचुएशन क्या क्या आ रही है। मान लेते हैं जमीन कम है, ठीक, जमीन कम है। अब दुनिया में वेल्थ का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? वेल्थ का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है? वेल्थ का मतलब क्या है? जमीन, लैंड। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कभी पैसा कमाना हो ना, तो जमीन वेल्थ का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। क्यों वेल्थ का सबसे बेस्ट सोर्स होता है? क्योंकि तुमको कोई भी बिजनेस करना है, तुमको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, मतलब देखो, बिजनेस कैसे हो, पैसा कैसे कमाओगे? पैसा तुम कोई चीज बना करके कमाओगे, कोई चीज बनाओगे, फिर उसको बेचोगे, तब तुम पैसा कमाओगे, यही तो होता है। तुम कहोगे नहीं सर, हम नौकरी करके कमा लेंगे पैसा, तो बेटा नौकरी करने भी तुम जहां पर जाओगे, मान लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो वो कंपनी भी तो सॉफ्टवेयर बना रही है, उसको बेच रही है, तुम उसके लिए काम करते हो। या तुम किसी शुगर फैक्ट्री में काम करने चले जाओ, ठीक है, तो वो कंपनी भी शुगर बना रही है, उसको बेच रही है, तभी तो पैसा कमा रही है। तो पैसा बनाने का एक ही तरीका है दुनिया में, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, बात समझ में आई, या फिर कोई सर्विस देना, ठीक है। कोई गुड्स प्रोड्यूस करना, किसी चीज को फैक्ट्री में बनाना, या कोई सर्विस देना। प्रोड्यूस करने का तरीका क्या हो जाता है? कई बार खेती हो जाता है, फार्मिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है? हमेशा इंडस्ट्री में होती है, ठीक है, इंडस्ट्री में होती है। सर्विस सेक्टर की बात, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग क्या है? सर्विस है। सर्विस वो चीज होती है जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, फिर भी तुम पैसा देते हो। टीचिंग क्या है? सर्विस है। वकील साहब तुमको क्या देखते हैं? लीगल सर्विस देते हैं। डॉक्टर साहब तुमको क्या देते हैं? मेडिकल सर्विस देते हैं। इन चीजों को तुम छू और देख नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीजों से ही पैसा आएगा, ठीक। अच्छा, और इन सारी चीजों के लिए तुमको क्या चाहिए? जमीन। खेती करनी है, जमीन चाहिए। कोई फैक्ट्री लगानी है, शुगर फैक्ट्री लगानी है, जमीन चाहिए, है ना। तुमको कोई सर्विस देनी है, फिजिक्स वाला से तुमको पढ़ाना है, तो उसके लिए भी तुमको एक जगह चाहिए जहां पर तुम सेटअप करो सारी चीजें। तो कहने का मतलब, हर चीज के लिए तुमको अल्टीमेटली लैंड चाहिए। और क्या सिर्फ लैंड होने से काम चल जाएगा? नहीं, तुमको 3 चीजें बेसिकली चाहिए होती हैं कोई भी सामान बनाने के लिए, ठीक है। ये जो भी सामान तुम बनाओगे, इसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोला जाएगा। गुड्स मतलब कि वो चीज जिसको तुम बेचने के लिए बना रहे हो और उसको छुआ और देखा जा सकता है, वो क्या होता है? गुड होता है। जैसे कि फल हो गया, कैमरा हो गया, सारी चीजें गुड्स हैं। सर्विस वो चीज जिसको तुम बेचने के लिए बना रहे हो और उसको देखा नहीं जा सकता, जैसे टीचिंग हो गई, फिर तुम्हारा लीगल सर्विस हो गई, मेडिकल सर्विस हो गई, ये सारी चीजें, है ना। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तुमको 3 चीजें चाहिए। एक तो लैंड चाहिए, दूसरी चीज चाहिए तुमको लेबर, ठीक है, और तीसरी चीज चाहिए कैपिटल। कैपिटल को हम लोग कई बार कॉस्ट बोल लेते हैं, ठीक है। कैपिटल का मतलब वो तुमको कुछ पैसा चाहिए जिससे तुम और पैसा बना सकते हो, है ना। कैपिटल से क्या बनाया जाता है? जब मैंने पहले क्लास की शुरुआत में, याद करो, मैंने कैपिटल का मतलब बताया था। कैपिटल मतलब that money that is capital is a money that is money or any type of wealth that you spend or invest to earn more money or more wealth। बात समझ में आ रही है? ये होता है कैपिटल, ठीक।
अच्छा, तो ये तीनों चीजें होंगी तभी तुम कोई भी प्रॉफिट बना पाओगे, कोई भी चीज उगा पाओगे। और इस वजह से चूंकि इन सारी चीजों से ही तुम प्रोडक्शन कर पाओगे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 9th याद करो, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर याद करो, वहां पर इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तुम्हारे पास जब पैसा होगा, कैपिटल होगी, तभी तो उससे तुम जमीन खरीद पाओगे। जब तुम जमीन खरीद पाओगे, ठीक है, तब उस जमीन पे तुम मशीन लगाओगे। मशीन को लगाने के लिए, मान लो तुम्हें कपड़े बनाने के लिए मशीन लगानी है, तो उसके लिए भी तुमको क्या चाहिए? उसके लिए भी तुमको कैपिटल चाहिए। तुम कहो नहीं नहीं सर, हम जमीन पर खेती करेंगे, तो भी तुमको ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए, है ना, उसके लिए तुमको कैपिटल चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल तो तुम्हें चाहिए। उस कैपिटल से तुम फिर लैंड खरीदोगे। अब क्या ये दोनों चीजें होकर के तुम्हारा काम चल जाएगा? नहीं नहीं। अब कैपिटल से तुम कैपिटल का और भी इस्तेमाल करोगे, और चीजें खरीदने का इस्तेमाल करोगे। तीसरी चीज, उस जमीन पर काम करने के लिए लोग तो होने चाहिए ना, खेत में काम करने के लिए लोग होने चाहिए। तुम्हारे यहां घर में अगर तुमने कोई फैक्ट्री लगा दी है, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए। तो यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन चीज होगी, तब तुम क्या कर पाओगे? तब तुम प्रोडक्शन कर पाओगे। प्रोडक्शन किसी भी चीज का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स का भी प्रोडक्शन कर पाओगे, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन कर पाओगे। फिर इन चीजों को तुम बेचोगे, और जब इन चीजों को सेल करोगे, तब तुम कमाओगे पैसा, तब तुम कमाओगे प्रॉफिट। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और यही यहां पर जरूरी है समझना। ठीक, ये पूरी कहानी तुमको क्यों समझाई, अब आगे की कहानी पढ़ो। देखो, यूरोप में ना जमीन बहुत कम थी। ठीक, यूरोप तुमने देखा, यूरोप में जरा जरा सी जमीन है। अब जमीन जरा सी है, अब मान लो यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ी, खूब तेजी से बढ़ी, खूब ज्यादा लोग पैदा हो गए यूरोप के अंदर। जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। ठीक, अब मान लेते हैं खाने के लिए जो चीजें चाहिए हमको, उसको फूड ग्रेन्स बोलते हैं। फूड ग्रेन्स मतलब गेहूं, चावल, ये सारी चीजें। फूड ग्रेन खाओगे तभी पेट भरेगा। व्यक्ति का जिंदा रहने की बेसिक नीड है अच्छा खाना खाना। ठीक, यूरोप में जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब तुम फूड ग्रेन कहां उगाओगे? जमीन पर ही उगाओगे। लेकिन जमीन क्या है? कम है, इसलिए फूड ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। इस पॉपुलेशन को रहने के लिए भी जमीन चाहिए, है ना, तो ये धीरे धीरे जो बची कुची जमीन है उस पर सेटल होने लगेंगे। ठीक, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन लिमिटेड हो जाएंगे, फूड ग्रेन कम हो जाएंगे। अब जब कोई चीज कम हो जाती है, जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, तो वो चीज महंगी बिकने लगती है ना। गेहूं कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जब ज्यादा पैसे देगा उसको हम गेहूं बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होने लगा? क्या होने लगा? यहां पर चीजें क्या होने लगी? कॉस्टली होने लगी, है ना। फूड ग्रेन्स क्या होने लगे? कॉस्टली होने लगे। ध्यान से देखो, अब फूड ग्रेन्स क्या होने लगे? कॉस्टली होने लगे। ठीक, अब पॉपुलेशन बढ़ने से एक और समस्या होगी, क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। अभी तक जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे? अपने खेतों में काम कर रहे थे, नहीं तो भाई दूसरे के खेतों में काम कर ले रहे थे, उससे थोड़ा बहुत पैसा चल मिल जा रहा था, उससे पेट भर ले रहे थे। लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो बड़े ज्यादा मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी होंगे, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, क्योंकि काम भी लिमिटेड है। जब लोगों के पास काम भी नहीं रहेगा, तो एक तो फसल महंगी हो चुकी है, दूसरा लोगों के पास काम नहीं है, लोग और भूखों मरेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन की वजह से यूरोप में हम देखेंगे गरीबी और हंगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। ठीक, इसके अलावा पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से यूरोप की सिटीज क्राउडेड है। अब जब सिटीज क्राउडेड होंगी, भीड़ भाड़ वाली, भड़क्का वाली स्थिति में होंगी, तो वहां पर बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी। एक को बीमारी हुई तो लगातार ये बीमारी फैलती रही। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे अब लोग आसपास रह रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती, क्यों? तुमने हमारी गाड़ी हमारे घर के सामने क्यों पार्क कर दी? गेट के सामने गाड़ी मत पार्क करो। ठीक, जब ऐसे लड़ाई हो जाती है, तुम सोच करके देखो, इस यूरोप में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे थे। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे थे, तो इनके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो देखो, यहां पर हमने देखा ना, ऑटोमन एम्पायर वाली कहानी देखी कि ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, इसने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसमें क्रिश्चियन एम्पायर या फिर जिसको हम रोमन एम्पायर बोलते थे वो रहता था। ठीक है, तो जब ऑटोमन एम्पायर ने यहां पर कब्जा कर लिया तो इन लोगों को व्यापार नहीं करने दे रहा है। ठीक, तो अब क्रिश्चियंस के मन में क्या भाव आएगा? एक तो इनका व्यापार इफेक्ट हो रहा है, दूसरा दूसरे धर्म के लोग इफेक्ट कर रहे हैं, तो इनको लगेगा कि ये मुसलमान बड़े खड़ूस लोग हैं, मुसलमानों को लगेगा ये क्रिश्चियन लोग बड़े खड़ूस हैं। तो बीच में क्या होंगे? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, और ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में नहीं होंगे, क्रिश्चियंस के बीच में होंगे। क्यों? क्योंकि अब एक क्रिश्चियन वर्ग है। मैंने तुमको क्लास की शुरुआत करूं या क्या बताया था? यूरोप में अंधविश्वास बहुत फैला था। अंधविश्वास फैला था यानी पोप बता रहा है कि भाई हम सूरज को जगाते हैं। ठीक है,
धरती गोल नहीं चपटी है, किनारे पर जाओगे तो गिर जाओगे, इस तरीके की बातें चल रही थी। ठीक है, सूरज धरती के चक्कर लगाता है, धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती है। अच्छा, अब क्या होने लगा? अब क्या होने लगा? मैंने बताया ना कि दूसरे देश की खोज होने लगी, लोग दूसरे देश में व्यापार करने जाते थे। तो अब जब जा रहे हैं व्यापार करने नाव चला के, तो एक कह रहे हैं कि यार इतने दिनों तक, 2 महीने तक मैंने नाव चलाई है, पर कभी एक बार गिरा ही नहीं, किनारे पर तो इतने पहुंचा, तो धरती इसका मतलब चपटी नहीं है, गोल है। ठीक है, फिर वो कहने लगा कि भाई सूरज यहां इंडिया में तो पोप नहीं है, तो इंडिया में सूरज को कौन जगा रहा है? इंडिया में भी सुबह हो रही है। तीसरी चीज, कई लोग आए जिन्होंने ये समझा कि ना भाई, सूरज धरती के चक्कर नहीं लगाता है, धरती सूरज के चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्व्स द सन। इस तरीके की बात थी, क्योंकि लोगों के पास, लोग नई डिस्कवरी कर रहे थे, पूरी दुनिया घूम रहे थे, तो दुनिया को जान रहे थे, तो दुनिया समझ आ रही थी। तो जब उन लोगों को ये बात समझ में आने लगी, तो उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया। जब उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया, चर्च को बोलना शुरू किया कि नहीं, आप गलत बोलते हो, आपको नहीं पता है, हम दुनिया घूम रहे हैं, हमको पता है कि दुनिया गोल है ना। तो इस तरीके से जब उन्होंने बातें कहना शुरू किया, तो चर्च के लोग इन लोगों से गुस्सा होने लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉपरनिकस नाम का एक आदमी था, जिसने सबसे पहले बताया कि भाई सन अर्थ को रिवॉल्व नहीं करता है, अर्थ सन को रिवॉल्व करती है। कॉपरनिकस को फांसी की सजा हो गई। ऐसे गैलीलियो नाम का एक व्यक्ति था, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने धरती के गोल होने की बात कही, धरती के सूरज चक्कर लगाने की बात कही, उसको भी सजा दी गई। अब जाकर के करीब कुछ साल पहले हम देखते हैं कि यूरोप ने इन दोनों लोगों को माफ किया है, यूरोप के चर्च ने इन लोगों को माफ किया है। मतलब सही थे, उसके बाद भी इनको माफी मांगनी पड़ी, है ना। तो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो पुराने अंधविश्वासी धर्म को मानने वाले कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं पुराना धर्म ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नया धर्म ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे टसल शुरू होगा, इन लोगों के बीच में टकराव शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? हम देखेंगे यहां पर नए धर्म निकलेंगे, क्रिश्चियनिटी 2 भागों में बट जाएगा, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। कैथोलिक वो धर्म है, वो क्रिश्चियनिटी है जो पुरानी बातें कर रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रख रहा है, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट रख रहा है ना। और प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जो नई बात कर रहे हैं, जो इन अंधविश्वासों में नहीं मान रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट में मान रहे हैं, जो साइंस कह रही है वो मान रहे हैं। अगर साइंस में प्रूफ हो गया कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो वो इस बात में मान रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। जो रिलीजियस डिसेंटर्स हैं, मतलब धर्म की आधारित बात पर नहीं मानते, जैसे चर्च की बात नहीं मानी कि भाई सूरज धरती के चक्कर लगाता है, इनको सजा दी जा रही थी, इनको परसिक्यूट किया जा रहा था, जैसे हमने कॉपरनिकस और गैलीलियो का एग्जांपल देखा। ठीक, और इस वजह से हम देखेंगे कि पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ था इन सारी वजहों से, है ना। तो लोग भाग भाग करके, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से, बीमारियों की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर संभावनाओं की तलाश में भाग भाग के दूसरी जगह पर गए। ठीक है, और खासकर कहां पर गए? अमेरिका गए, है ना। अमेरिका गए और जा जाकर के अमेरिका में सेटल होने लगे, नॉर्थ अमेरिका में जाकर के सेटल होने लगे। ठीक है, और जब यहां पर ये लोग सेटल हो रहे थे, तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहां पर जमीन ही जमीन थी, खेती करो, फैक्ट्री डालो, जो मनाए करो। अच्छा, तो तुम कहोगे सर वहां के लोकल लोग करने देंगे क्या? अरे लोकल लोग तो वैसे ही साफ हो रहे थे बीमारियों से, है ना। तो ये अपने साथ जो बीमारियां लेके जाते थे उससे वो इम्यून नहीं थे, तो वो साफ हो रहे थे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, जमीनों पर कब्जे करने शुरू कर दिए गए, है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्लांटेशन वर्कड बाई स्लेव्स, क्या क्या लिखा है? Here by 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. अब देखो, अब देखो, ये वो समय था, ये वो समय था जब यूरोप के अंदर, खासकर इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। ठीक है, इंडस्ट्रियल, मैंने बोला ना कि यहां के लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्योंकि पूरी दुनिया घूम रहे थे, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा था। इसी समय हम देखते हैं न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी, नए सब्जेक्ट्स निकले, है ना। सेल्स की खोज हो गई, बायोलॉजी में नए सब्जेक्ट निकल रहे थे, और नए नए सब्जेक्ट निकल रहे थे, तो नई नई चीजों का इन्वेंशन हो रहा था। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अभी तक कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, अब स्पिनिंग जेनी बनने लगी, पावर लूम बनने लगे, तो मशीन से बनने लगे कपड़े। अब उन कपड़ों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम और आसान हो गया जब स्टीम इंजन बन गया, तो उससे ट्रेन चलने लगी, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाएगा। अभी तक हाथ से कपड़े बनते थे तो धीरे बनते थे, कपड़े जब धीरे बन रहे हैं, ठीक है, धीरे बन रहे हैं, तो इसका मतलब कम कपड़े बन रहे हैं। मशीन बना रही है तो ज्यादा कपड़े बन रहे हैं, ज्यादा कपड़े बन रहे हैं, जल्दी बन रहे हैं, तो इस वजह से वो सस्ते भी हैं। अब उनको बेचा, अब ज्यादा कपड़े हैं तो क्या करोगे? उनको बेचोगे सस्ती कीमतों पर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीजें क्या दे रही हैं? ये सारी चीजें देखो इंडस्ट्री को जन्म दे रही हैं। किसको? इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को जन्म दे रही हैं। कि अभी तक हाथ से कपड़ा बनता था तो कम कपड़ा बनता था, मशीन ज्यादा कपड़ा बना रही है, तो क्या बन गई? इंडस्ट्री बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, तो अब
यहां से कई सारे यूरोपियंस भाग भाग के कहा गए, जब यूएस में जाकर के सेटल हुए तो यहाँ की खाली जमीनों पर इन्होंने प्लांटेशन लगाना शुरू किया। ठीक है, जमीनों पर प्लांटेशन लगाना शुरू किया। प्लांटेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन एक फार्मिंग को बोलते हैं। जनरली जो खेती होती है ना, उसमें क्या किया जाता है कि बीज ऐसे छिड़क दिए जाते हैं, है ना, जमीन की जुताई करी जाती है, टिलिंग करी जाती है, फिर जमीन में ऐसे बीज छिड़क दिए जाते हैं, फिर जमीन को पानी दिया जाता है, वो बीज फसल बन जाते हैं। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, बीज नहीं छिड़के जाते हैं, फसल को, प्लांट को एक एक करके लगाया जाता है ना। तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देती है, ये फसलें बहुत बड़ी मात्रा में उगती हैं। जैसे कि जितनी भी कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप मतलब जो तुम अपने खाने के लिए नहीं उगाते, जिसको बेचने के लिए उगाते हो, जिसको बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि हम देखें तो हम कॉटन की बात करें, कॉटन कौन खा लेता है? कॉटन से क्या करते हो तुम? कॉटन से खेती करके उसको मशीन में तैयार करके उससे कपड़े बनाते हो ना, ठीक है। तो वो क्या है? पैसा कमाने के लिए है, कैश कमाने के लिए है, तो इस वजह से उसको कैश क्रॉप बोला जा रहा है। कॉफी क्या है? कितनी कॉफी पी लोगे भाई? ज्यादातर कॉफी को बेचोगे ना, व्यापार में इस्तेमाल करोगे, है ना। गेहूं तुम ज्यादा उगा करके घर में रख सकते हो, 2 साल 3 साल खाओगे आराम से आटा बना के, लेकिन इन सारी फसलों को बेचने के लिए उगाओगे। तो ये सारी फसलें प्लांटेशन में लगाई जाती हैं। चाय हो गई, रबर हो गई, है ना। तो जब यूरोपियन लोग यहां से यहां पर गए तो यहां पर ये क्या लगाने लगे? यहां पर ये प्लांटेशन लगाने लगे इन्हीं फसलों के, ठीक है। ये प्लांटेशन क्यों लगा रहे थे? हमने देखा कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। यूरोप के अंदर कई सारी फैक्ट्री लगने लगी थी, है ना। उन फैक्ट्री में क्यों फैक्ट्री लगने लगी थी, हमने बात कर ली। अब उन फैक्ट्रीज में आपको मान लेते हैं कि कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है ना, कॉटन के कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री ब्रिटेन में लगी है, ठीक। तो वो फैक्ट्री कॉटन के कपड़े कब बनाएगी? जब उसको कॉटन मिलेगा ना। और कॉटन उसको कहां से मिलेगा? इंग्लैंड में तो जमीन बहुत कम है, कॉटन की खेती हो नहीं पाएगी। तो इंग्लैंड में कॉटन कहां से आएगा? इंग्लैंड में जो कॉटन आएगा वो इन प्लांटेशन से आएगा। बात समझ में आ रही है? इंग्लैंड में शुगर फैक्ट्री लगा दी गई। अब इंग्लैंड की शुगर फैक्ट्री के लिए गन्ना कहां से आएगा? फैक्ट्री तो लगा दी, इंग्लैंड के पास टेक्नोलॉजी थी, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिससे आप फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हो। जैसे चाय तुम बनाते हो तो चाय के लिए चीनी, दूध, पानी, ये सब रॉ मटेरियल है ना। तो रॉ मटेरियल का काम इन जगहों से पूरा हो रहा है। बात समझ में आई? तो इंग्लैंड के जो प्लांटेशन, जो यहां पर लोग जाकर के सेटल हो रहे थे, वो यहां पर प्लांटेशन लगा रहे थे, है ना, ठीक। अब इन प्लांटेशन में काम करने के लिए मैंने देखा कि तीन चीज, अब प्रोडक्शन हो रहा है ना, यहां पर आराम से प्रोडक्शन शुरू हो गया। किसका? कॉटन टेक्सटाइल का। फिर हम देख रहे हैं कि शुगर केन का, टी का, कॉफी का। क्यों प्रोडक्शन शुरू हो गया? प्रोडक्शन के लिए तीन चीज चाहिए। क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। कैपिटल इनके पास थोड़ी बहुत थी, जो इंग्लैंड से लेकर के आ रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा रहे थे, है ना। तो वो थोड़ी बहुत कैपिटल लगा करके, वहां पर जमीन खरीदने के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं लगती थी, सिर्फ हम देखते हैं थोड़े बहुत पैसे की जरूरत लगती थी। और वो थोड़े बहुत पैसे की जरूरत क्यों लगती थी? अब तीसरी चीज इनको चाहिए लेबर। लेबर कहां से लाएंगे? अगर ये इंग्लैंड से लेबर लेकर के जाते हैं अमेरिका प्लांटेशन वर्कर में काम करने के लिए, तो वो लेबर तो बहुत महंगा है, ठीक है। इंग्लैंड का आदमी बहुत ज्यादा पैसा लेगा, ठीक है। हालांकि इंग्लैंड का लेबर सस्ता था, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं महंगा था, अभी तुम समझोगे। इनको जितना पैसे में इंग्लैंड में लेबर मिलता था, उससे भी सस्ता लेबर चाहिए था। और वो लेबर इनको कहां से मिला? आओ देखते हैं। देखो, यहां पर एक कंट्री है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अफ्रीका। एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में भी जो लोग रह रहे थे वो बहुत पिछड़े लोग थे, है ना, बहुत जंगल में रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, ठीक। तो इन्होंने धीरे धीरे, यूरोप की कई कंट्री ने अफ्रीका पर भी कब्जा करना शुरू किया। अफ्रीका पर कब्जा करना शुरू किया। और अफ्रीका पर कब्जा करने के बाद, अफ्रीका पर कब्जा कर लेने के बाद, अफ्रीका के काफी लोगों को काम करने के लिए वो इन जगहों पर ले जाते थे। ये इन लोगों को क्यों ले जाते थे काम करने के लिए उन जगहों पर? क्योंकि ये सस्ता लेबर था। ये लोगों को पैसे कम देने पड़ते थे। अगर इंग्लैंड से कोई आदमी ले जाते तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते। इस वजह से अफ्रीका से लोगों को ले जाते थे, वहां पर व्यापार कराते थे, वहां प्लांटेशन में काम कराते थे, बहुत दिन दिन भर मेहनत करवाते थे, पैसा बहुत कम देते थे, है ना। और इस तरीके से हम देखते हैं इन लोगों को स्लेव्स बोला जाता था, या गुलाम, या फिर दास बोला जाता था, इन प्लांटेशन वर्कर्स को, जिनको ये अफ्रीका से लेकर के जाते थे अमेरिका में काम कराने के लिए, ठीक है। ये ब्लैक कलर के लोग थे, जिनको नीग्रो बोलते हैं ना, नेग्रिटो रेस के लोग थे, ठीक है। और यहां पर जाकर के वो कॉटन, शुगर, ये सारी चीजें उगाते थे। क्यों? कॉटन और शुगर, कॉटन उगाते थे, शुगर केन उगाते थे। ये कॉटन और शुगर केन यहां से लद करके कहां जाता था?
धीरे धीरे कहां पहुंचता था, यूरोप के मार्केट में पहुंचता था, और वहां पर फिर इनसे फिनिश्ड गुड तैयार किया जाता था। कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे, शुगर केन से चीनी बनाई जाती थी। फिर आगे इन चीजों को इंडिया में, चाइना में, जहां पर यूरोप की कॉलोनी थी, वहां पर जाकर के बेच दिया जाता था, और ये लोग धीरे धीरे इस तरीके से पैसा कमाने लगे। यानी कि वो यूरोप जो अभी तक बहुत गरीब हुआ करता था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अमीर होने लगा। ठीक है, तो 18 सेंचुरी आते आते हम देखते हैं अभी भी यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, इन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करके इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद भी इस समय तक इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक था। और शुरू में हमने देखा कि कैसे इंडिया और चाइना का व्यापार की दुनिया में तूती बोलती थी। इंडिया के मसाले दुनिया में बहुत फेमस थे, चाइना के हमने सिल्क रूट वाली चीज देखी, चाइना का कागज, और इसके बदले में यूरोप से वो सोना लेकर के आते थे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत फेमस थे, है ना। तो इवन यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले दुनिया में सबसे अच्छा जो कॉटन के बने कपड़े थे वो भारत से जाते थे। कॉटन के कपड़े इतने बेहतरीन हाथ से वर्कर सिलते थे, जिसको हम लोग हैंडलूम इंडस्ट्री बोलते हैं, हाथ से वर्कर सिलता था कॉटन के कपड़े, और इतने बेहतरीन होते थे, पूरी दुनिया की मार्केट में डिमांड थी। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन मेड गुड आया, इंडस्ट्रीज आने की वजह से वहां पर मशीन्स लग गई। अब मशीन कपड़ा जल्दी बना दे रही है ना, इंग्लैंड के अंदर मशीन कपड़ा जल्दी बना दे रही है, भारत का वर्कर देर में बनाएगा, तो इंग्लैंड का मशीन मेड गुड क्या होगा, सस्ता होगा, और इंडिया का जो वर्कर हाथ से कपड़े बनाएगा वो महंगा होगा। और इस वजह से हम देखेंगे भारतीय कपड़ा पूरे दुनिया में कंपीट नहीं कर पाएगा। जो पूरी दुनिया में कंपीट सबसे बेहतरीन माना जाता था, अब पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रिटेन का कपड़ा बिकेगा। और इस तरीके से हम देखेंगे भारत के अंदर भी ब्रिटेन का कपड़ा बिकेगा, भारत के अंदर भी ब्रिटेन का कपड़ा बिकेगा, और भारत के कपड़े की जो पूरी दुनिया में पूछ थी वो धीरे धीरे बर्बाद होती जाएगी। भारत के कपड़े की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। भारत का जो हैंडलूम वर्कर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बेरोजगार होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे की कहानी देखें, आगे की कहानी देखते हैं। लेकिन ये जो पूरी चीज थी, हमने देखा कि 14-15 सेंचुरी तक हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर ये पूरी कहानी शुरू हो गई थी। 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तब ये सारी कहानी शुरू हो गई थी। 15 सेंचुरी के बाद यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने लगा था, और इसकी झलक चाइना को बहुत पहले समझ में आ गई। चाइना को समझ में आने लगा, देखो इंडिया किस तरीके से कंगाल हुआ, इंडिया के जो वर्कर्स थे वो किस तरीके से बेरोजगार हुए। बात समझ में आ रही है? तो और धीरे धीरे यूरोप की कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। तो ये चीज चाइना को समझ में आने लगी थी कि हमारे साथ ये होने वाला है ना। उन्होंने दूर का देख लिया था कि कल को ये हमको गुलाम बना सकते हैं, आज तो खूब व्यापार करने आ रहे हैं, कल को कब्जा करके बैठ जाएंगे, तब हम क्या कर लेंगे, इन लोगों के पास तो ज्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं, है ना, मिसाइल हैं, गन्स हैं, तब हम क्या कर लेंगे। तो इस वजह से चाइना ने, हम देखते हैं कि बाकी की दुनिया के साथ जो व्यापार था उसको 15 सेंचुरी के आसपास एकदम कम कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, है ना। और चाइना ने धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे जैसे चाइना ने अपने दरवाजे बंद किए व्यापार करने के लिए, और उधर अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो अब ये जो पूरा व्यापार था जो इंडिया चाइना की तरफ होता था, ये अमेरिका की तरफ ज्यादा होने लगा। भारत में अभी भी व्यापार होता था। तुम कहोगे किस चीज का व्यापार होता था, जब भारतीय कपड़े ही बंद हो गए। अब भारत से कच्चा माल लिया जाता था, है ना। अब यूरोप की इंडस्ट्री जल्दी जल्दी कपड़े बना रही थी ना, तो कपड़े बनाने के लिए उनको कॉटन चाहिए थी, कपड़े को रंगने के लिए उनको नील चाहिए था, इंडिगो चाहिए था। तो अब भारत की स्थिति क्या रह गई, इंडिया अब सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर रह गया। कौन सा? इंडिगो सप्लाई करेगा ब्रिटेन के मार्केट को। इसके अलावा हम देखें तो कॉटन सप्लाई करेगा, क्योंकि आज भी दुनिया का सबसे अच्छा कॉटन कहां पर हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है ना। तो भले कॉटन का कपड़ा इंडिया में बनना बंद हो गया है, लेकिन कॉटन की जो फसल है, कॉटन की जो क्रॉप है, कॉटन का कपड़ा नहीं बेच रहा है इंडिया, लेकिन कॉटन की जो क्रॉप्स है वो तो इंडिया में सबसे अच्छी होती है ना। इंडिगो इंडिया में सबसे अच्छा होता है। तो ये इंडिगो और कॉटन को जरूरत है ब्रिटेन में, क्यों? क्योंकि वहां पर कपड़े बनाने हैं, रंगने हैं, और उनके पास तो जमीन है नहीं जहां पर वो खेती करेंगे। तो वो दो जगह से ये सारा सामान मंगा रहे हैं, एक अमेरिका के प्लांटेशन से, एक इंडिया के किसानों से जबरदस्ती इन चीजों की खेती करवा रहे हैं। यानी अभी तक जिस इंडिया और चाइना से ये फिनिश्ड गुड ले जाते थे, मतलब चाइना से हम देख रहे हैं सिल्क ले जाते थे, कागज ले जाते थे, इंडिया से हम देख रहे हैं कि मसाले ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे, है ना। उसी इंडिया से अब कपड़े नहीं ले जा रहे हैं, अब कपड़ों को बनाने के लिए कच्चा माल ले जा रहे हैं, कॉटन ले जा रहे हैं, इंडिगो ले जा रहे हैं, है ना। और चाइना ने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उधर अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी है। तो अब अभी तक यूरोप जितना भी ट्रेड, जितना भी व्यापार ईस्ट में करता था, ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब क्या है, अगर तुम मैप में देखोगे तो मैप के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा ईस्ट कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, ये नॉर्थ कहलाता है, ये वेस्ट कहलाता है।
तो यूरोप अब ईस्ट की तरफ व्यापार ना करके, इंडिया चाइना से ना करके वेस्ट की तरफ व्यापार कर रहा है। इस चीज लिए बोला कि धीरे धीरे जो व्यापार है उसका शिफ्ट वेस्ट वर्ल्ड हो रहा था, वेस्ट की तरफ हो रहा था, ठीक है। और नया सेंटर ऑफ ट्रेड किसको बोला जा रहा है? वेस्ट को बोला जा रहा है। तो अभी तक जो यूरोप दुनिया भर से सामान इंपोर्ट करता था, है ना, फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाने से वो यूरोप वही सामान बनाने लगा है ना। और अब हमने जैसा कि देखा कि दुनिया का जो पावर सेंटर था, ट्रेड का जो पावर सेंटर था, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था की तरफ, अमेरिका की तरफ, वेस्ट वाइड शिफ्ट हो रहा था, है ना। दुनिया का जो ट्रेडिंग थी वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही थी, यानी अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रही थी, और भारत से वो निकल रही थी। और इस पूरी नई ट्रेडिंग व्यवस्था का, इस पूरे नए जो व्यापारीकरण था, इसका जो सेंटर था वो बन के कौन निकल रहा था? यूरोप निकल रहा था। यूरोप की हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जिसमें इंग्लैंड सबसे नंबर 1 पर थी, फिर फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज हमको देखने को मिलना है। जिस स्लेव ट्रेड की मैंने बात करी, कि हम बोला कि अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था प्लांटेशन पर काम कराने के लिए। जिस स्लेव ट्रेड की मैंने बात करी कि अफ्रीका से पकड़ पकड़ कर लोगों को ले जाया जाता था काम कराने के लिए, वो स्लेव ट्रेड हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। कि देखिए कैसे हमको दिखाई दे रहा है कि एक बाजार में, यूरोप के एक बाजार में स्लेव्स खड़े हुए हैं जिनको सस्ती कीमतों पर बेचा जा रहा है, इवन बच्चों को भी बेचा जा रहा है। यहां पर जो स्लेव्स होते थे, जो गुलाम होते थे, उनको बहुत महंगे महंगे कपड़े पहना के रखा जाता था ताकि इसके लिए उनको ऊंची कीमतें दी जा सके, है ना। आज की क्लास में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी। हम लोग एक और लेक्चर लेकर के आएंगे कुछ दिनों बाद, जो आपका 4th चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।